नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रामिलन विश्वकर्मा। आज से हम पढ़ेंगे मॉडल ही हम लोग का चल रहा था। तो हम लोग का जनसंख्या भूगोल का जनसंख्या वृद्धि और आपका जनसंख्या प्रवाह सिद्धांत पूरा खत्म हो गया है। और टू द पॉइंट, अगर आप नए व्यूअर हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट में उससे वीडियो को देख सकते हैं। आज से हम लोग पढ़ेंगे नगरीय भूगोल के सिद्धांत, और इसमें जितने मॉडल है वो पूरा मैं यहाँ पर आपको पढ़ा दूंगा। ये सारे जो सिद्धांत है इंपॉर्टेंट एग्जाम व्यू से, यहाँ से तो बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे आज गार्डन चाइल्ड। ये देखिए यूजीसी नेट में दिया हुआ है, किसी बुक में मिलता नहीं है, लेकिन मैं नोट्स बनाया हूँ और बहुत मेहनत किया, इंग्लिश हिंदी बुक पढ़ा हूँ तो वहाँ मिला है मुझे। हेनरी पिरेनी का जो है सिद्धांत, लेविस मम्फोर्ड का, पैट्रिक गेडिस का, और बिटफोगल का सिद्धांत। तो देखिए ये सिद्धांत हमको नहीं मिला, तो ये आता भी नहीं है। लेकिन ये पहला जो है चाइल्ड महोदय, पिरेनी महोदय, मम्फोर्ड और गेडिस जो महोदय हैं, इनका हम लोग सिद्धांत जानेंगे। तो चलिए पहले गार्डन चाइल्ड का जो सिद्धांत उसे जानते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं नया यूट्यूबर हूँ, अगर आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते हैं तो ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुँचेगा और लोग देखेंगे, कमेंट से विश्वास जगता है कि बंदा अच्छा पढ़ाया है, टीचर अच्छा पढ़ाया है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि कैसा आपको ये वीडियो लगा, पढ़ाया गया कैसा लगा है। तो गार्डन चाइल्ड का जो जन्म हुआ था ये 1892 में, और ये इनका जो मृत्यु हुआ था 1957 में। ये इनका समय काल है और इसके अंतर्गत जो कार्य किए हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो गार्डन चाइल्ड जो ऑस्ट्रेलिया के जो है पुरातत्वविद थे, और इनके बारे में बस जानिए इतना ही। इसके बाद से यूरोपीय दर्शन का अध्ययन के विशेषज्ञ थे, यहाँ पर ये जाकर अध्ययन किए थे, और साथ ही इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय यूएसए में गुजारा था। तो देखिए एक ऐसे भूगोल वक्ता जो तीनों देशों में काम किए हैं, ऑस्ट्रेलिया में ये काम किए हैं, यूरोप में भी काम किए, यूएसए में भी काम किए हैं, और इन्होंने 26 पुस्तकें लिख डाली है। तो ये आपको यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। गार्डन जो चाइल्ड है नगरों की उत्पत्ति के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन करना शुरू किए थे, और इन्होंने प्रागैतिहासिक सभ्यता के विकास से संबंधित अपने सिद्धांत के लिए प्रसिद्धि प्राप्त की थी। तो ये आपको याद रखना है कि क्वेश्चन पूछता है कि प्रागैतिहासिक सभ्यता के विकास से संबंधित किसका सिद्धांत प्रसिद्ध है, तो इन्हीं का सबसे पुराना अगर माना जाता है तो आपने चाइल्ड महोदय हैं। साथ ही इन्होंने अपने सिद्धांत में आखेटक और एकत्रण से कृषि में संक्रमण, जो संक्रमण का मतलब होता है परिवर्तन, की व्याख्या करने वाले प्रथम विद्वान थे। क्योंकि ये प्रथम जो है भूगोलवेत्ता है नगरों की उत्पत्ति से संबंधित। तो नगर पहले कैसे विकास हुआ है अपने प्राथमिक चरण में, तो इसी के रूप में जब हम यूओपोलिस पॉलिस पढ़ते हैं तो आखेटक जो होता है ना, शुरुआत में ही होता है यूओपोलिस पॉलिस में ही, और कृषि यहाँ पर की जाती है। इसमें परिवर्तन होने लगता है, ये धीरे धीरे विकास करने लगता है। तो ये धीरे धीरे नगर की ओर बड़े बड़े मेगालोपोलिस, मेट्रोपोलिस, ईओपोलिस, ये पढ़ेंगे आगे जाके आप, तो ये जानेंगे आगे, हम बताएंगे जब लुईस मम्फोर्ड को हम पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल में जानेंगे। बस आपको यहाँ पे याद रखना, आखेटक और एकत्रण से कृषि में परिवर्तन की व्याख्या करने वाले प्रथम विद्वान कौन थे, तो अपने चाइल्ड महोदय थे। अब इस जो संक्रमण या परिवर्तन को ये कृषि की क्रांति के रूप में प्रस्तुत किया था, इसको एक नाम दिए थे नवपाषाण क्रांति के नाम से इसे जाना जाता है। साथ ही इन्होंने सर्वप्रथम नगरीय क्रांति शब्दावली का प्रयोग किया था। अर्बन रिवॉल्यूशन का प्रयोग किसने किया था, तो अपने चाइल्ड महोदय ने किया था, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट में नगरीय क्रांति का प्रथम व्याख्या 1936 में इनकी प्रकाशित एक पुस्तक थी मैन मैक्स हिमसेल्फ में इन्होंने किया था। जो नगरीय क्रांति का इन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया था, इसके बारे में इन्होंने चर्चा अपनी पुस्तक में किया 1936 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट में ये बताते हैं नगरीय क्रांति लेख 1950 में टाउन प्लानिंग रिव्यू नामक शोध पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये फेमस है, 10 बिंदु वाला मॉडल प्रस्तुत किए थे, इसके लिए प्रसिद्ध हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगले पॉइंट में चाइल्ड महोदय बताते हैं, इनके अनुसार नगर शुरुआत में जो होते छोटे छोटे जो है रूप में थे, और चारों ओर से क्या थे, बड़े दीवार से घिरे हुए थे। ये ऐसे ऐसे मान लो नगर है ये सब, और ये एक बड़े दीवार से ये नगर घिरा होता था, तो इसे ये लोग नगर कहते थे। ऐसे ही नगरों का विकास होता था, क्योंकि पहले हमला ज़्यादा होता था, इसीलिए छोटे छोटे रूप में क्या होता था, किसी भी मकान को बनाया जाता था, उसके बाद से बड़े से दीवार से उसे घेर दिया जाता था, ताकि आक्रमण के समय सुरक्षा ज़्यादा मिल सके, क्योंकि उस समय चोरी डकैती भी ज़्यादा होती थी। अब अगले पॉइंट में जाहिर सी बात है, जब ये बता रहे हैं नगरों के बारे में कि कितने बड़े होते थे, उसके अब ये रेंज बताएंगे कितना बड़ा उसका विस्तार था। तो ये बताते हैं कि मेसोपोटामिया स्थित बेबीलोन का विस्तार लगभग 32 वर्ग मील क्षेत्र में था, और साथ ही ऊर जो नगर था ये
अपने पतन और मंदिर सहित 220 एकड़ भूमि पर स्थित था तथा इरेच जो था नगर ये 2 वर्ग मील में फैला हुआ था। अगले पॉइंट में यहाँ बताते हैं ऊर की जनसंख्या लगभग 5000 और इरेच की जनसंख्या लगभग 2500 थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में सर्वप्रथम विस्तार या चर्चा किसने किया है तो अपने चाइल्ड महोदय ने ही किए हैं। और साथ ही अपने हिंद प्रांत का मोहनजोदाड़ो 1 वर्ग मील में और हड़प्पा जो है 25 वर्ग मील में था। ये चाइल्ड महोदय बताते हैं अपने जो है सिद्धांत में। तो यहाँ पर हमारा जो चाइल्ड महोदय है इनका जो सिद्धांत नगरों की उत्पत्ति से संबंधित इंड होता है। तो हेनरी पिरेनी जो है नगर की उत्पत्ति सिद्धांत इनका जो समय काल चला था 1862 से 1933 के बीच में चला था। और ये बेल्जियम के इतिहासकार थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी बुक थी मध्यकालीन नगर, उनकी उत्पत्ति और व्यापार का पुनरुत्थान। इसे इंग्लिश में कहा जाता है मेडिवल सिटी देयर ओरिजिन एंड द रिवाइवल ऑफ ट्रेड। 1927 में ये बुक आई थी। हिंदी इंग्लिश में दोनों आप लोग याद रख सकते हैं, बस इतना इनके में जानना है। इससे ज़्यादा इनके कभी भी सिद्धांत से क्वेश्चन नहीं आए हैं। मेरा कर्तव्य है इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना, और अगर आपको एग्जाम में बाई चांस पूछ लिया जाए तो ये वंचित ना रह जाए कि आपको ये चीज़ें मिस हो गई या आपको मलाल रह जाए मन में कि मैं शायद पढ़ लेता। तीसरा जो सिद्धांत है नगर की उत्पत्ति से लेविस मम्फोर्ड का सिद्धांत है। इनका जो समय काल चला था 1895 से 1990 के बीच में। ये यूएसए के इतिहासकार और समाजशास्त्री थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो महत्वपूर्ण मस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है, इसे आपको ध्यान रखना है। कहाँ के थे? यूएसए के इतिहासकार और समाजशास्त्री। साथ ही इनका अगला पॉइंट है स्कॉटिश सर पैट्रिक गेडिस से ये बहुत ज़्यादा क्या थे? प्रभावित थे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, पैट्रिक गेडिस कहाँ के थे? ये स्कॉटिश थे, आपको यह ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इनकी बुक है द कल्चर ऑफ सिटीज, 1938 में आई थी। नगरों की उत्पत्ति के बारे में इसी में बताया इन्होंने। नेक्स्ट इनका पॉइंट है सिटी ऑफ डेवलपमेंट की बुक है 1945 में। नेक्स्ट इनकी बुक है द सिटी इन हिस्ट्री 1961 में। और नेक्स्ट इनकी बुक है द हिस्ट्री एंड द सिटी 1983 में। नेक्स्ट इनका बुक है अर्बन परस्पेक्ट, ये आपका आया था 1968 में। और नेक्स्ट इनकी बुक है द कल्चर ऑफ सिटीज 1938 में, जिसमें नगरों के बारे में बताया था। यही बुक है जो मैं ऊपर अभी बताया हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, इतना डिटेल आपको फ्री क्लास में कोई नहीं बताएगा। मैं पेड से बेहतर क्लास आपको दे रहा हूँ। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, निवेदन है, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों में। तो नगरों का जो विस्तृत व्याख्या किया था नगरों के बारे में, नगरों की उत्पत्ति के बारे में लेविस मम्फोर्ड महोदय बताए थे। किस बुक में बताया था? द कल्चर ऑफ सिटीज 1938। देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट बुक हैं। ये बुक ये मत सोचिए कि बस द कल्चर ऑफ सिटीज पूछा गया तो यही बस आएगा ना। आपको ये सब याद रखना है, क्योंकि एग्जामिनर का कब मूड घूम जाए कोई नहीं जानता। आपको एक क्वेश्चन से असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, पीजीटी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जीआईसी, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उसमें छटना नहीं है। आपको अच्छा नंबर पाना है और आपको जॉब लेनी है, तो आपको पूरा बेहतर पढ़ना पड़ेगा। अब इन्होंने नगरों के विकास की अवस्था बताई, उत्पत्ति की अवस्था बताई, नगर की विकास की अवस्था 6 बताया, ये भी आपको याद रखना है। और 6 अवस्थाओं का नाम भी आपको याद रखना है। तो पहला नाम है आपका यहाँ पर यूपोलिस, फिर से आपका पॉलिस, फिर से आपका तीसरा है मेट्रोपोलिस, चौथा है मेगालोपोलिस, इसे चरम अवस्था या फूला बैलून या ब्लूटेड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ये आपके जो है 4 नाम है, फूला बैलून, ब्लूटेड सिटी, चरम अवस्था या मेगालोपोलिस के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसमें से हमेशा यहाँ से एक नाम दे के क्वेश्चन पूछ देता है कि चरम अवस्था या फूला बैलून या ब्लूटेड सिटी को किस नाम से जाना जाता है? तो मेगालोपोलिस के नाम से जाना जाता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। मैं 1-2 बार क्यों रिपीट कर रहा हूँ? जो इंपॉर्टेंट इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि पूछे गए असिस्टेंट प्रोफेसर में। और नेक्स्ट इनकी अवस्था जो टेरेनोपोलिस है, उसके बाद से नेक्रोपोलिस है, ये मृत शहर के नाम से भी जाना जाता है। अब चलिए 6 अवस्था के एक अवस्था को जान लेते हैं डिटेल में, क्या है उसकी क्या विशेषता है। यूपोलिस को आरंभिक नगर भी कहता है। यहाँ से नगरों की स्टार्ट होती है। नगर शुरुआत में ग्रामीण ही होता है, धीरे धीरे वो नगर बनता है ग्रामीण से। तो चलिए पहला पॉइंट से जानते हैं। नगर बनने की पूर्व जो दशा होती है, पूर्व की दशा या पूर्व दशा कह सकते हैं, और ये ग्रामीण रूप में होता है। किस रूप में? गांव के रूप में होता है। और साथ ही नगर बनने के लिए क्या होता है? तैयार होता है। वही है बच्चा लड़का अब धीरे धीरे जवान हो रहा है, वैसे ही शहर
बनने के लिए, नगर बनने के लिए जो है गांव तैयार हो रहा है, उसे हम यूपोलिस के नाम से, आरंभिक नगर के नाम से जानते हैं। ये पहला अवस्था हो गया, ये लुईस मम्फोर्ड के अनुसार। दूसरा अवस्था पोलिस। पोलिस जो है इसमें क्या होता है, इसमें पहले पॉइंट में लघु बाजार केंद्र को पोलिस कहा जाता है, मतलब छोटे छोटे जो बाजार होते हैं, इसके इर्द गिर्द जो गांव होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पोलिस कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर है ग्रामों का रूपांतरण लघु नगर के या कस्बा टाउन के रूप में हो जाता है। अब इस गांव के इर्द गिर्द बाजार लगेंगे, आप देखे होंगे कि हमारे यहाँ जैसे बाजार लगता है बुधवार को और संडे को, रविवार को। तो हमारे एक मान लो एक मेरा गांव है, अब मेरे 5 टोला का गांव है, अब ये बीच में गांव में बाजार लगता है, एक गांव से एक गांव यहाँ पर, एक गांव यहाँ पर है, चारों तरफ से ये बाजार घिरा हुआ है। इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे पोलिस, कि वहाँ पर लघु नगर या कस्बा या टाउन के रूप में वहाँ पर ग्राम जो होता है रूपांतरण हो जाता है, मतलब छोटा सा वहाँ बाजार केंद्र होगा। क्या होगा, बाजार केंद्र। कई सारे जो है गांव मिल के, कई सारे गांव 2 3 1 4 गांव मिल के यहाँ के लोग इसी मार्केट में जाएंगे बाजार करने, तो इसे हम क्या कहेंगे, पोलिस कहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जो है पोलिस के बाद से अपना तीसरा अवस्था आता है, ये आएगा मेट्रोपोलिस, इसे महानगर के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो पहला पॉइंट कहता है कि बृहत नगरों को महानगर कहा जाता है। कई सारे कस्बे मिल जाते हैं, कई सारे कस्बे एक एरिया में, 2 एरिया में, इसके इर्द गिर्द घर बसे होते हैं, बड़ी बड़ी मकान है, तो ये मिल के एक बृहत नगर का निर्माण करता है, और बृहत नगरों को महानगर भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है अधिक जटिलता, विशिष्टकृत कार्यों की उपस्थिति। अब देखिए ये पॉइंट क्या कहता है कि अधिक जटिलता, मान लो जैसे कि अभी मैं यहाँ पर आपको बताया हूँ, यहाँ पर एक और ग्राफ बनाता हूँ, यहाँ पर कस्बा हुआ, यहाँ पर कस्बा हुआ, ये पहले जो कस्बा था गांव था, गांव से कस्बा बना, छोटे छोटे यहाँ मार्केट लगे हुए थे, यहाँ पर मार्केट लगे हुए थे, इर्द गिर्द घर था, बीच में से यहाँ सड़क गुजर रही है। अब ये मार्केट लगा, सड़क गुजरी, यहाँ पर भी घर, यहाँ पर भी घर, यहाँ पर भी घर। अब ये क्या हो गया, अधिक जटिल हो गया, बहुत सारे यहाँ पर उद्योग लग जाएंगे, धंधे होंगे, बहुत सारे कामकाज हो गए, तो क्या होगा, विशिष्टकृत कार्यों की उपस्थिति होगी, इसीलिए इसको बृहत नगर या महानगर कहा जाता है। तीसरा पॉइंट कहता है यातायात संचार की सुविधा, जिसके कारण क्या होता है, जनसंख्या का दबाव होता है, उसी कारण क्या होता है, यातायात और संचार की सुविधा बनाई जाती है। जैसे कि मैं अभी आपको दूसरे पॉइंट से समझाया था कि विशिष्टकृत कार्य होते हैं, अधिक जटिलता होती है। तो यहाँ पर मान लो ये एक छोटा सा कस्बा था, धीरे धीरे बड़ा हुआ कस्बा, तो ये धीरे धीरे कस्बा मिलके क्या हो गया, बृहत नगर बन गए। अब इतने बड़े ये नगर का एक रूप हो गया, मान लो बड़ा सा। अब इसमें यहाँ से सड़क गुजर रही है, यहाँ से सड़क गुजर रही है ना, यहाँ घर बना हुआ है इसके इर्द गिर्द, अब यहाँ पर सब घर बने हुए हैं इर्द गिर्द। अब सारे ये घर से मान लो मैं बना दे रहा हूँ मैप पर, ये घर हो गया, ये जो बिंदु बना रहा हूँ ये घर हो गया। अब आप शहर, अपने शहर में हो तो इसका एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, ये समझने के लिए बस आंख मूंदो एग्जाम्पल लो। अब ये क्या है कि यहाँ के लोग जो घर में रह रहे हैं, कि उनको लिए सड़कें चाहिए कि नहीं चाहिए। अब मान लो यहाँ से लड़का निकल के पढ़ने जाएगा, यहाँ से लोग निकल के कार्य करने, विशिष्टकृत यहाँ पर लोग मतलब बहुत प्रकार के कार्य करने वाले, तो ये निकल के क्या करेंगे, ऑटो पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ेंगे, तो उनके लिए मेट्रो सुविधा चाहिए, बहुत सारी सुविधाएं चाहिए कि नहीं, इसीलिए संचार और यातायात की सुविधा बनाई जाती है कि ये निकल के इस सड़क पर आए, बस पकड़े, ऑटो पकड़े, अपने काम पर जाएं, क्योंकि यहाँ पर कार्य ज़्यादा होते हैं। चौथा पॉइंट जो है मेट्रोपोलिस महानगर का, कारखानों, शिक्षण संस्थाओं, व्यापारिक वाणिज्यिक संस्था होती हैं। अब जैसे कि बताया हूँ कि जो लड़का होगा अभी यहाँ पर तीसरे पॉइंट में, कि वो क्या करेगा, ऑटो पकड़ेगा स्कूल जाने के लिए, तो शिक्षण संस्थान इसके बीच में कहीं भी बनी रहेगी इर्द गिर्द। मान लो यहाँ पर मैं शिक्षण संस्थान किसी और कलर से बना देता हूँ, मान लो ये बड़े बड़े टाउन हैं, छोटे छोटे टाउन, बड़े बड़े टाउन मिलकर एक बृहत नगर का निर्माण किया, तो ये मान लो यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, स्कूल बना दिया, फैक्ट्रियाँ लगा दी यहाँ पर, मान लो इस एरिया में फैक्ट्री सड़क के किनारे लगा दी, यहाँ पर फैक्ट्री लगा दी, हाँ, जो भी वाणिज्यिक संस्थान मान लो यहाँ लगा दी बाहर, तो ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से लोग जो भी यहाँ पर हैं इसके इर्द गिर्द यहाँ पर जाएंगे, ऑटो पकड़ के यहाँ पर जाएंगे, लड़का पढ़ने यहाँ जाएगा। तो इसी तरह से ये मेट्रोपोलिस महानगर का जो है विकास हुआ है, और यहाँ पर ये फैसिलिटी मिलती है लोगों को। जो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट इसके मैं बता दिया। तो पहला पॉइंट है मेगालोपोलिस, जो नगरों की उत्पत्ति की अवस्था का। जीन गार्टमैन ने 1957 में अमेरिका के उत्तर पूर्वी तटीय क्षेत्र के लिए मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग किया था या दिया था। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन यूजीसी नेट 2024 जून वाले में पूछ चुका है, आपको ये ध्यान रखना है।
और साथ ही ये नगर की विकास की चरम अवस्था होती है, मेगालोपोलिस। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है, व्यापार, कला, साहित्य, धनी वर्ग का आधिपत्य होता है। तो ये आपको याद रखना, धनी वर्ग यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर व्यापार ज़्यादा होता है, साथ ही यहाँ पर कला साहित्य भी ज़्यादा होता है। तो ये आपको बस इतना पॉइंट इसमें मेगालोपोलिस में याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना। ये पॉइंट है सब आपको याद रखना है, जो चीज़ें समझाने वाली है मैं समझा दे रहा हूँ। पांचवा इसका जो अवस्था है टारेनोपोलिस, या इसे हर्षोन्मुख नगर के नाम से या हरास नगर के नाम से जाना जाता है। मतलब वही है कि इंसान जो वृद्धावस्था में जाता है तो उसके घुटने में दर्द, बहुत सारी समस्या आने लगती है शरीर में, शरीर जो है अंग जो है सही से काम नहीं करते। इसे नगर भी युवा अवस्था से ताकतवर बन के जब आता है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, मान लो एक ग्राफ है, यहाँ से कोई चढ़ना स्टार्ट किया इस ग्राफ में और एक पीक अवस्था आती है कि मान लो ये 50 साल, इसके बाद से ये डाउनफॉल में आएगा। तो डाउनफॉल में मान लो यहाँ पर जब इंसान पहुंचे तब घुटने में दर्द, ग्राफ गिरने लगा है। ऐसे ही टारेनोपोलिस इस अवस्था में आती है और लास्ट अवस्था जब आती है नगर समाप्त होता है, 6 अवस्था, इसे नेक्रोपोलिस कहते हैं। तो अभी इसको जानेंगे, पहले हम टारेनोपोलिस को या हरास नगर को जान लेते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण प्रशासनिक व्यवस्था खराब हो जाता है, लोग नगर छोड़ने लगते हैं, इस कारण से उद्योग, व्यापार, सेवाएं समाप्त होने लगता है। ये देखिए एक चक्रनुमा है, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पर आगे खत्म होना है। ये ग्राफ में मैं समझा रहा हूँ, जहां से स्टार्ट हुआ, मान लो ये अवस्था आपकी थी, क्या थी, ईओपोलिस, फिर से दूसरी अवस्था आपकी पॉलिस, फिर से आपकी आई यहाँ पर मेट्रोपोलिस, ये तीसरी अवस्था, चौथी अवस्था आई आपका मेगालोपोलिस, पांचवी अवस्था यहाँ पर आई आपकी टारेनोपोलिस। अब यहाँ से चौथी अवस्था तक ये पीक पर था, पांचवी अवस्था में ये जो है आपका हरासोन्मुख हो गया। ये नगर जो जिस रूप में बना था, जिसके चलते बना था, उसी के चलते क्या हुआ, बर्बाद हो गया। क्या हुआ, बर्बाद हो गया। और लास्ट अवस्था जब नगर खंडहर हो जाता है, लोग छोड़ के जब पांचवी अवस्था में से चले जाएंगे, मकानें वीरान पड़ जाती हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, नेक्रोपोलिस कहते हैं। उम्मीद करता हूँ 6 अवस्थाओं आपको ग्राफ के माध्यम से समझा दिया हूँ आपको। ये आपको किताब में कोई ग्राफ देखने को नहीं मिलेगा, मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूँ तो मुझे आइडिया आ जाता तो मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो पांचवी अवस्था में जैसे आपको बताया हूँ कि लोग नगर छोड़ देते हैं क्योंकि राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक समस्याएं आ जाती है। इसको कंट्रोल कौन नहीं कर पाता है, प्रशासन नहीं कर पाता है, और इस कारण लोग क्या करते हैं, उद्योग, व्यापार, सेवाएं समाप्त करके चले जाते हैं, नगर छोड़ देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद से आता है भाई नेक्रोपोलिस, जैसे आपको ग्राफ में बताया हूँ, नष्ट प्राय नगर, जिसे जीर्ण अवस्था नगर कहा जाता है। मतलब ये एकदम खत्म हो गया है और यहाँ पर लोग छोड़ के जब पांचवी अवस्था में चले गए, छठी अवस्था में हम आ रहे हैं, तो कुछ है ही नहीं, सामाजिक आर्थिक महत्व तो समाप्त हो जाता है। जब ये खत्म हो गया तो भाई लोग है ही नहीं, खंडहर हो गया मकान है, तो क्या होगा, उसे नष्ट प्राय नगर ही कहेंगे ना। नेक्रोपोलिस, जीर्णावस्था, नदियाँ वृद्धावस्था में जाके सागर से मिल जाती है, समाप्त हो जाती है, तो फिर से उत्थान होता है नदियों का। हम जब पढ़ते हैं उनको, पेंक महोदय को, सर्कल चलता है, फिर से इसका भी उत्थान होगा, फिर से इसको बसाया जाएगा, यहाँ पर गाँव का स्टार्ट होगा, फिर से ये विकास करेगा, नगर बनेगा, फिर से ये खत्म होगा। ये चक्र है, जैसे पृथ्वी चल रही है, सूर्य चल रहा है, सबको इंड होना है तो सबको होना है। तो इसमें क्या होता है, सामाजिक आर्थिक महत्व समाप्त हो जाता है। फिर से इसमें प्राकृतिक कृत्रिम प्रकोपों जैसे महामारी, युद्ध के प्रभाव से विनाश होता है नगर का। साथ ही इस अवस्था में सभी भवन खंडहर में बदल जाते हैं, साथ ही सड़कें टूटी फूटी वीरान हो जाती है। अब यहाँ पर युद्ध की अवस्था की बात आई है तो देखिए सीरिया को ले लीजिए, सीरिया का बड़े बड़े मकान देखेंगे खंडहर बन गया, विनाश हो गया, लोग छोड़ के चले गए हैं। अभी यहाँ पर महामारी की बात है, कोरोना आप देखेंगे, कोरोना में बहुत सारी नदियाँ क्लीन हो गई थी, बहुत सारे महानगर क्लीन हो गए थे। तो वही बात है कि लोग या तो छोड़ के चले जाएंगे या तो काम काज ही नहीं करेंगे, किसी महामारी के कारण युद्ध होगा छोड़ के चले जाएंगे, सामाजिक व्यवस्था खराब हो जाए छोड़ के चले जाएंगे। आपको पता है ना, नियम कानून सही नहीं चलेंगे तो आप किसी भी अफ्रीकन कंट्री में चले जाएगा, नियम कानून डकैती हो रहा है तो कहाँ आप रहेंगे, वहाँ जाएंगे नहीं जाएंगे, वहाँ घर है छोड़ के भाग आएंगे, कहीं और जाकर घर खरीदेंगे। यही होता है ना, बहुत आप कमज़ोर हैं तो नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपके पास पैसा है नहीं। तो ये आपका जो है नेक्रोपोलिस की नष्ट प्राय नगर, जहाँ पर चीज़ें समाप्त हो जाती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। आप यूक्रेन रसिया को ले लीजिए, जो उसके बॉर्डर लाइन क्षेत्र, वहाँ पर यही हालात हैं, ये नेक्रोपोलिस अवस्था के ही हालात हैं। अब वहाँ पर जितने भी शहर होंगे सारे विनाश हो गए होंगे, बमबारी, खंडहर बन गए होंगे, बड़ी बड़ी मकान। तो यहाँ पर हमारे जो है ये 6 अवस्था क्लियर कट में आपको समझा दिया हूँ। अपने अनुसार मैं जितना कोशिश किया हूँ आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज प्रोवाइड करा पाया हूँ।
तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नगरों की उत्पत्ति से हमारा अगला सिद्धांत है पैट्रिक गेडिस महोदय का। इन्होंने सन नगर शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था, ये आपको क्लियर याद रखना है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। जो सहारा लिया नगरों को बांटने का, ये आपके 4 हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक। ये आधार है जिसके आधार पर नगरों को इन्होंने 2 भागों में बांटा है। तो पहली जो अवस्था है पैलियोटेक्निक का, इसे हम ओल्ड नगर कह सकते हैं। इसकी जो व्यवस्था होती है पूरी पुरानी होती है। इसके अंतर्गत जो भी वर्तमान में चीज़ें पाई जाएंगी वो पुरानी अर्थव्यवस्था से प्रभावित होंगी, पुरानी चीज़ें होंगी। जैसे ट्रैक्टर है, पुराना होगा, कोई कार्य करने वाली मशीन है वो भी पुरानी होगी। और जो भी पुरानी चीज़ें हैं वर्तमान में आप देखेंगे, अगर आप वर्तमान में रहने वाले हैं, जैसे पुरानी टीवी देखेंगे, अब वर्तमान की टीवी से तुलना करेंगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो कहेंगे कि भैया ये पुरानी है, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैलियोटेक्निक। तो पुरानी जो अवस्था होती है नगरों की उसे हम पैलियोटेक्निक कहते हैं, और जो वर्तमान अवस्था होती है उसे हम नियोटेक्निक, मतलब नियो मतलब नया नया नगर कहते हैं, जिसे आधुनिक या औद्योगिक क्रियाओं का स्वरूप के रूप में देखा जाता है। जैसे वीआईपी टीवी, वीआईपी गाड़ियाँ, वीआईपी सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन वीआईपी, सारी चीज़ें अच्छी तरह से, मेट्रो चलेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, नियोटेक्निक। एक तरह से देखा जाए नियोटेक्निक नगर की जो है मेगालोपोलिस कह सकते हो, मतलब नगर विकास कर रहा है। पैलियोटेक्निक है, ये पुरानी अवस्था है, नगरों का विकास हुआ था लेकिन वो पुराने हो गए हैं, ठीक है। अब नए तौर पर नगरों का विकास हुआ उसे नियोटेक्निक, पुराने तौर पर जो विकास हो गया है पैलियोटेक्निक कहेंगे। जैसे मान लो ये नियोटेक्निक नगर है, अब ये बाद में आपका एक और नियोटेक्निक नगर निकल के आएगा। मान लो ये नियोटेक्निक नगर बना यहाँ पर, इसका विकास हुआ और ये नियोटेक्निक हो गया। अब मान लो एक बड़ा सा यहाँ पर नियोटेक्निक बना आगे चल के, तो ये जो है बहुत वीआईपी तरीके से बसा। अब इसके जगह अगर तुलना इससे करोगे तो दोनों में अंतर ये नजर आएगा कि इसे हम कहेंगे पैलियोटेक्निक इसकी तुलना में, है ना। पहले तो ये नियोटेक्निक था ही, लेकिन बाद में चूंकि दूसरा नगर बढ़िया से विकास कर गया कुछ वर्षों बाद, तो इसे हम क्या कहेंगे, पैलियोटेक्निक कहेंगे। क्लियर, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये किसने बताया, पैट्रिक गेडिस ने। सन नगर शब्द जरूर याद रखिएगा। तो बस पैट्रिक गेडिस में इतना ही याद रखना आपको। वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। यहाँ से हम पढ़ेंगे सेंट्रल प्लेस थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया। 1933 में सिद्धांत आया था। अगर पूछता है कि ये सेंट्रल प्लेस जो है शब्द का प्रयोग किसने किया था, मार्क जेफरसन ने कब किया था, 1931 में। और सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसने दिया है, के अंदर सिद्धांत किसने दिया, तो क्रिस्टालर महोदय ने दिया। कहाँ के रहने वाले हैं, जर्मन के रहने वाले हैं। और इनका जो ये सिद्धांत है किससे संबंधित है, आदिवासियों के वितरण से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने आदिवासियों के वितरण से संबंधित जो अपना सिद्धांत देने का प्रयास किया था, ये किस शहर को चुना था, तो दक्षिणी जर्मनी का अध्ययन किया था इस सिद्धांत को देने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। संशोधन कब किया अपने सिद्धांत में, तो अपने सिद्धांत में 1966 में संशोधन पाया। किसने किया था, पास्किन द्वारा किया गया था। पास्किन महोदय ने क्रिस्टालर के सिद्धांत में संशोधन किया। देखो मैं बहुत मेहनत किया हूँ, आप बुक पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा कि मेरा मेहनत कितना है इस सारी चीज़ों में, मैं जितना आपको पॉइंटली बता रहा हूँ। अगला पॉइंट है क्रिस्टालर महोदय की वितरण आकार संख्या के आधार पर प्रदेशों के अधिवासों का क्रमबद्ध अध्ययन होता है, बताया था। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर किसी चीज़ का वितरण हुआ अधिवासों का, उसका आकार देखो कैसा है, गोल है, ऐसा मान लो। संख्या इसके इर्द गिर्द कितनी है, 4 अधिवास है, 5 अधिवास ले लो। और इसी के आधार पर जो भी प्रदेश में अधिवास होते हैं, मान लो इसका पहला अध्ययन किया, दूसरा अध्ययन किया, तीसरा अध्ययन किया, चौथा अध्ययन किया, 5वां अध्ययन किया, तो क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर इन्होंने अधिवासियों के वितरण संबंधित सेंट्रल प्लेस थ्योरी देने का प्रयास किया था। ये आपको क्लियर रहना चाहिए। और इसे ये क्या कहते हैं, अधिवास भूगोल का नियम भी कहते हैं, और क्षेत्रीय आर्थिक भौगोलिक नियम भी कहा जाता है क्रिस्टालर के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है। अब क्रिस्टालर की मान्यताएं देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको जानना बहुत जरूरी है और ये पूछा गया एग्जाम में बहुत बार। पहली मान्यता इनकी विकास सजाती होती है, एक रूप में समतल मैदान होता है, प्राकृतिक तथा मानवीय संसाधन है, आर्थिक सामाजिक तत्वों के वितरण में समानता होती है। चाहे प्राकृतिक हो, मानवीय संसाधन में अन्य जितने भी आएंगे, सामाजिक आर्थिक जो भी संसाधन होंगे सब में क्या होगी, समानता होंगी। ये आपको ध्यान रखना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है सभी दशाओं में यातायात समान और स्वतंत्र रूप में उपलब्ध तथा परिवहन व्यय दूरी प्रत्यक्ष अनुपात में होगा। जो जो परिवहन बढ़ेगी उसी के हिसाब से
आपका जो है व्यय भी होगा। अगर मान लो परिवहन ज़्यादा है तो पैसा भी उसी के अनुसार खर्च होगा। ये बताते हैं यहाँ पर किस्टालर महोदय, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट है परिवहन व्यय मांग विक्रय अर्थतंत्र आदि से संबंधित विभिन्न वस्तुओं के लिए भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी परिवहन व्यय है, चाहे यहाँ पर विक्रय हो रहा है, ये सारी चीज़ें अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग रूप में इसका जो है पैसा लगता है ले जाने ले आने का। ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो पहला हमने मान्यता पढ़ लिया। अब दूसरा यहाँ पर इनकी पॉइंट समझते हैं। केंद्र स्थल एवं केंद्रीय कार्य ये क्या होता है इसको जानते हैं। पहला पॉइंट में केंद्र स्थल वो अधिवास या केंद्र होता है। तो ये सिंपल सी बात है, कोई भी अधिवास है उसका एक केंद्र होता है, उसी को हम केंद्र स्थल कहते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो अपने चतुर्थिक स्थित सहायक क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र के लिए आवश्यक वस्तु सेवा प्रदान करता हो। मान लो ये केंद्र है, अब यहाँ से जो भी एरिया है सहायक क्षेत्र है उसको क्या करता है, सेवा प्रदान करता है। जैसे कि ये रीजन है पूरा, यह सेवा आपके एरिया है, इस केंद्र को सेवा देते हैं और एक केंद्र इनको सेवा देता है। तो इसी तरह से इनका केंद्र का निर्माण हुआ। जैसे ये मालिक है इन सारे एरिया का, इनको ये सप्लाई करता है कुछ ना कुछ चीज़ें अपने केंद्र से, और यहाँ से कुछ ना कुछ चीज़ें इनको सहायता में मिलती रहती है। तो इसी को केंद्र स्थल कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। अब केंद्र स्थल के कार्य, ये सेकेंड ही पॉइंट में इसको जान लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए। तो केंद्र स्थल में किए जाने वाले कार्यों को दो वर्गों में बांटा जाता है। जैसे कि मैं बोला हूँ कि ये केंद्र, इसके इर्द गिर्द सहायक क्षेत्र है। तो इस पर जो भी कार्य किए जाते हैं इसको दो वर्ग में बांट दिया जाता है। कौन कौन से? पहला सामान्य वर्ग, कोई भी ले लो, सामान्य वर्ग हो गया। और दूसरा जो है आपका होगा विशिष्ट वर्ग। तो जो सामान्य वर्ग होता है, आपको बस ये याद रखना, ये केंद्र पर क्या होता है, निम्न अवस्था में पाया जाता है। और विशिष्ट वर्ग जो होता है केवल कुछ केंद्रों पर ही संपादित होता है। तो सामान्य वर्ग जो है जितने भी केंद्र स्थल हैं वहां पर आपको निम्न मात्रा में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जो विशिष्ट वर्ग है ना, वो कुछ ही केंद्र पर मिलते हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं वहीं पर मिलते हैं। अब देखो बार बार केंद्र स्थल शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो मान लो केंद्र स्थल, मान लो एक एरिया है, एक दायरा लेते हैं, ये एक एरिया है। अब केंद्र स्थल कहीं भी हो सकता है। ये जो केंद्र स्थल है यहाँ भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। केंद्र स्थल क्षेत्र के किसी भी एरिया में केंद्र स्थल हो सकता है। अब केंद्र स्थल क्या क्या हो सकता है? ग्राम हो सकता है, मान लो कोई ग्राम है। बाजार हो सकता है, बाजार का केंद्र है। कस्बा नगर का केंद्र एक हो सकता है। महानगर का एक केंद्र स्थल हो सकता है, कोई भी। और तीसरा पॉइंट यहाँ प्रवेशी जनसंख्या वस्तु का परास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और जो ऊपर बताए वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो प्रवेशी जनसंख्या क्या होती है इसे समझते हैं। तो पहला पॉइंट है केंद्र स्थल की उस न्यूनतम जनसंख्या का कार्य जो किसी कार्य को संपादित करने के लिए अनिवार्य होता है। तो मान लो ये कोई केंद्र स्थल है, यहाँ पर कोई ऐसी जनसंख्या न्यूनतम होनी चाहिए जो वहां पर किसी ना किसी कार्य को करने के लिए अनिवार्य होती है। तो न्यूनतम जनसंख्या जो कोई भी कार्य करे, बढ़ई के काम हो सकता है, ठेकेदारी का काम हो सकता है, न्यूनतम जनसंख्या चाहिए उस केंद्र पर, उसी को अनिवार्य माना जाता है। इसी को हम प्रवेशी जनसंख्या का पहला पॉइंट कहते हैं। दूसरा क्या है, अगर मान लिया गया कोई दुकान खुल रहा है जैसे कि नाई का, तो वहाँ 500 अगर जनसंख्या है तो 500 होनी चाहिए, तभी एक नाई का दुकान 4 की खोल सकता है। अगर उससे कम है, 499 लोग हैं, तो वहाँ पर नाई का दुकान नहीं खोल सकता। इसे हम प्रवेशी जनसंख्या कहते हैं। और ये प्रवेशी जनसंख्या के दो पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रवेशी जनसंख्या के बाद हम वस्तु परास जान लेते हैं। रेंज है एक वस्तु का क्या होता है, इसको हम जानते हैं। तो देखिए जो पहले पॉइंट बताता है, यदि आप एक गेंद को हवा में फेंकते हैं तो गेंद जहां तक जाती है वो उसकी परास होगी। क्योंकि परास वो चीज़ है कि जो एक रेंज होती है। मान लो हमारी एक रेंज कैपेसिटी, एक जाग्रफी यहाँ तक मैं पढ़ा हूँ, यहाँ तक पढ़ा सकता हूँ, ये हमारी क्या हो गई, एक रेंज हो गई। तो मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया, यहाँ तक पढ़ा। अब ये पॉइंट मेरा नहीं है तो मैं एक रेंज को बोलूँगा कि मेरा ये एक रेंज है और दूसरी पॉइंट जो है मेरी रेंज नहीं है। तो जो मेरे रेंज से बाहर है उसे हम प्रास नहीं कहते हैं। प्रास उसी को कहते हैं जो हमारे रेंज में, जिसे हमने समझा और पढ़ा है। कहते नहीं है कि ये हमारे रेंज में चीज़ें हम इसे उठा सकते हैं, ये हमारी रेंज में हम इसे बता सकते हैं। इसे हम वस्तु का रेंज कह सकते हैं कि इस वस्तु का रेंज है कि ये 3 kg वस्तु है, इसमें 10 ग्राम या 50 ग्राम प्रोटीन होगा, है ना। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। वस्तु का प्रास एक रेंज होता है, हर चीज़ का एक रेंज होता है, अपना दायरा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई व्यक्ति अपने घर से केंद्र स्थल तक पहुंचता है ताकि किसी भी वस्तु को खरीद सके। अब देखो उस वस्तु का आकर्षण करने का एक रेंज है। अब
व्यक्ति की आवश्यकता है कि मुझे आलू चाहिए, गोभी चाहिए, मटर चाहिए, तो वो अपने घर से केंद्र स्थल जाएगा क्या करने के लिए, उस वस्तु को खरीदने के लिए। तो जहाँ तक जा रहा है वो उसकी रेंज है, और जहाँ तक वो वस्तु बिकने आई है वो उस वस्तु की रेंज है। क्लियर? उससे दूर हो जाए तो हो सके वो वस्तु सड़ जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। या हो सके वो व्यक्ति उससे दूर उस वस्तु को बेचने ना ले जा सके, क्योंकि उसकी भी एक मजबूरी है। मजबूरी भी एक रेंज है, भैया हमको यहाँ से दूर जाना, किसी चीज़ को बेचना है तो हम कैसे जाएंगे, हमारा एरिया भी नहीं है, रात हो जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती है रेंज को, प्राइस को। तो नेक्स्ट पॉइंट है वही चीज़ बताएं, हर एक वस्तु का, हर चीज़ का अपना एक रेंज होता है, प्राइस होता है। जो वस्तु या सेवा प्राइस है जिसे हम कहते हैं, इसकी दो सीमाएं होती है जिसे रेंज कहा जाता है। इसकी दो सीमा क्या क्या है देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है ऊपरी सीमा, वस्तु के विक्रय की अधिकतम संभावित त्रिज्या होती है, ये आपको याद रखना है। और साथ ही दूसरा पॉइंट है इस सीमा से बाहर वस्तु बहुत महंगी हो जाती है, इस कारण वस्तु का मांग समाप्त हो जाता है। तो मान लो एक केंद्र है, अब यहाँ ये वस्तु जो है यहाँ से किसी भी बड़े से एरिया से निकल के यहाँ गई, एक केंद्र से निकल के इस एरिया में गई, अब एक इसकी त्रिज्या हो गई। अब यहाँ से इस वस्तु को हम इस बिंदु पर ला के बेचेंगे तो इसका जो है क्या होगा, बहुत मांग हो जाएगी, इसकी मांग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि इन एरिया के लोगों के लिए अफोर्ड करने का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा, कोई भी कारण आ जाएगा, या तो वस्तु यहाँ पर ले जाने के लिए वही समस्या हो जाएगी कि यहाँ के लोग यहाँ ले जाकर बेच पाएंगे कि नहीं, और ये भी मन में संदेह होगा कि ये लोग खरीदने आएंगे कि नहीं। तो ऊपरी सीमा वो सीमा होती है जिसके बाहर वस्तु चली जाती है तो वहां पर वो महंगी हो जाती है, वो बिक नहीं पाती, उसकी मांग समाप्त हो जाती है। अब निचली सीमा क्या है, आंतरिक सीमा, इसे समझते हैं। ये क्या है, केंद्र स्थल से वस्तुओं का लाभप्रद पूर्ति हेतु आवश्यक उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या को संलग्न करती है। जैसे आपके एरिया में यहाँ मार्केट लगा है, अब यहाँ से आप जाएंगे, यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपका घर है, अब यहाँ से आप जा रहे हैं इसको खरीदने, तो आपके लिए सस्ती हो जाएगी क्योंकि ये मार्केट है। अब मान लीजिए ये निचली सीमा प्रास के लिए कह रहा हूँ क्योंकि ये नज़दीक है आपके लिए। अब मान लीजिए यहाँ से निकल के आप चले जाएंगे दूर, तो इसे हम क्या ऊपरी सीमा प्रास कर देंगे, महंगी हो जाएगी आपके लिए। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी कि इनकी ऊपरी सीमा में से बाहर जाने पर वस्तुएं महंगी होती है, निचली सीमा में लाभप्रद होती है, और यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या कम से कम जो होती है वहाँ की, उनके लिए चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाती है और पैसा उनकी बचत होती है, ज़्यादा वो खरीद पाते हैं वस्तुओं को। केंद्र स्थल में जो चौथा पॉइंट आता है इसको समझ लेते हैं। ये चौथा पॉइंट है सहायक क्षेत्र की आकृति। अभी तक हम यह समझ रहे हैं कि केंद्र स्थल आखिर में बना कैसे और केंद्र स्थल की आवश्यकता क्यों थी, मान्यताएं पढ़ा उसका जो है हमने, और उसके बाद से केंद्र स्थल क्या होता है ये भी जाना, उसके बाद से बाह्य सीमा आंतरिक सीमा क्या होती है, परास क्या होता है, ये सब जान लिया। अब सहायक क्षेत्र की आकृति, जैसे कि सहायक क्षेत्र जैसे मान लो एक केंद्र है, अब इसके इर्द गिर्द एक और सहायक क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र, यहाँ क्षेत्र, ये सहायक क्षेत्र हो गया, ये केंद्र हो गया। अब इसकी आकृति के बारे में जानेंगे, असल में केंद्र स्थल तैयार कैसे होता है, तो इसे जान लेते हैं। तो देखो पहला पॉइंट इसमें वृत्त खींचने पर दो समस्याएं आती है कि स्टालर बताते हैं क्या आता है, वृत्त स्पर्शी ये है, अब दूसरा है वृत्त अतिव्यापी। अब क्या है कि वृत्त स्पर्शी देख लो, यहाँ पर आप देखोगे, ये देखो ये जो एरिया है ना, ये यहाँ पर, और उसके बाद से ये आपका एरिया हो गया, ये देखो यहाँ पर देखो पूरे एक दूसरे से, यहाँ पर ये जो एरिया हो रहा है कि ये इसके अंदर वृत्त खींचा जा रहा है, इसके अंदर ये भरा गया ब्लैक से, ये दो जो है ओवरलैपिंग एरिया और अनसर्व्ड एरिया। मतलब ये केंद्र क्या करता है, ये जो एरिया है ये केंद्र इस एरिया में सप्लाई नहीं कर पाता, ये केंद्र इस एरिया में सप्लाई नहीं करता, जो ये मैं यहाँ पर बैगनी कलर से कर रहा हूँ। इस एरिया में ये जो भी केंद्र हैं अनरिजर्व जो एरिया है उसको सप्लाई नहीं कर पाते, ये छूट जाते हैं। इसीलिए कहते हैं स्टालर महोदय कि ये भी केंद्र, चाहे मेन केंद्र है चाहे उसका सहायक केंद्र है, उसके जो इर्द गिर्द बसे उस केंद्र के एरिया हैं जो अनरिजर्व्ड है, मतलब छूट जाते हैं, अगर वो पूर्ति नहीं होंगे तो केंद्र स्थल का विकास किस लिए, मतलब किसी चीज़ का विकास तभी सही माना जाएगा ना जब सारी चीज़ें उस सहायक क्षेत्र को सप्लाई कर दी जाए अच्छे रूप में, तभी ना। नहीं तो कोई चीज़ खूब विकसित हो जाए उस एरिया में, आप कोई चीज़ विकसित ही ना हो, बहुत पिछड़ जाए, तो गलत है ना। इसीलिए कहते हैं कि ये जो है अनरिजर्व एरिया जो है ये एक जो केंद्र स्थल के अच्छे उदाहरण नहीं है। फिर से उन्होंने एक और वृत्त बनाया, उसमें ओवरलैपिंग एरिया आ गई। तो क्या बनाया कि इस एरिया जो ये कमी थी, ये जो एरिया में घेर रहा हूँ बैगनी कलर से, इसकी कमी को पूर्ति करने के लिए इन्होंने एक वृत्त बनाया, फिर से इसे बनाया, फिर से उसको सटाक बनाया, फिर से उसको सटाक बनाया,
फिर से इसको सटक बनाया, तो क्या होता था, ओवरलैपिंग, मतलब इस वृत्त के अंदर भी ये वृत्त ये चला जाता था। जैसे कि अभी समझो, ये वृत्त में एक बनाया, इसका एक केंद्र हो गया। अब यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो ये छूटा था, इसको पूरा करने के लिए मैंने इसे बना दिया। तो क्या हुआ कि एक केंद्र स्थल अपने सहायक क्षेत्रों को ही सहायता करता है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर जो है ये इसके भी एरिया को ले लेता है। नहीं होता है कि भैया ये हमारा जमीन है, इसमें मैं ही बस सेवा दूंगा, आपका ये जमीन नहीं है। तो कोई आके कहे कि अच्छा चलो मिल बांट के कर लेते हैं, आधा तुम दे देना आधा हम दे देंगे, तो कोई कहेगा नहीं, हम पूरा अपने केंद्र से ही सहायक क्षेत्र को सहायता देंगे। तो इसलिए स्टालर ऐसा वृत्त बनाने की कोशिश किए हैं कि कोई आपस में झगड़ा ना करे, अब कोई एरिया छूटे ना। तो इसीलिए उन्होंने सेंट्रल प्लेस थ्योरी दिया और ऐसा षष्टभुजाकार हेक्सागोनल षष्टभुजी वृत्त बनाया एक तरह से, जो हेक्सागोनल रूप में था। हेक्सागोनल कैसे, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा, फिर से ऐसे आएगा, फिर से ऐसे, फिर से। तो हेक्सागोनल देखो यहाँ पर एक हेक्सागोनल। तो सारे जो केंद्र हैं अपने सहायक क्षेत्र को जो भी माल सप्लाई करना है कर देंगे, उनके यहाँ पहुंचा देंगे, किसी में कोई झगड़ा नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने सहायक क्षेत्र की आकृति का निर्धारण किया, उसे ये हेक्सागोनल कहते थे। पांचवा जो केंद्र स्थल में पॉइंट आता है, केंद्र स्थल का पदानुक्रम। मान लो अब सेंट्रल प्लेस जब बन गया तो उसका एक पदानुक्रम होगा। के नियम जो है पहला होता है, इसे हम के3 के नियम से जानते हैं, के नियम ही है ये, इसे के3, फिर से के4, के7 के नाम से अभी आगे बता देंगे। के3 बाजार, ये फिर से आपका होता है यातायात, फिर से ये आपका प्रशासन। तो इस हिसाब से ये चलता है। ये जो होता है स्थायी होता है, याद रखिएगा के का वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होता। अब के3 की जो वैल्यू होती है, आप यहाँ पर कणिम निकालेंगे अंडर रूट करके, तो 1.732 होता है, ये आप लोग निकाल के देख लीजिएगा। तो इन्होंने जो केंद्र स्तर का पदानुक्रम किया था के3 नियम से, तो ये A1 B2 C3 4 5 जो है इनका ये पदानुक्रम किया किससे, नियम से, के3 से। के3 नियम क्या, बाजार नियम है ना, याद है। तो कार्यों का प्रकार बाजार में क्या होगा, A+B कार्य है। सेकंड में क्या होगा, A+B+C+D है। ऐसे ही आप आ जाइए नीचे तक, ये कार्यों का जो है एक रूप हो गया। कार्यों की संख्या क्या है, A+B में 2 कार्य हैं, फिर से यहाँ पर 4 कार्य हैं, यहाँ पर 6 कार्य हैं, यहाँ पर 8 कार्य हैं, 8 प्लस कार्य हैं। यहाँ पर लोग कार्य कर रहे हैं किसमें, बाजार में। के3 नियम क्या बताता है, बाजार को। अब प्रास की त्रिज्या, प्रास क्या है, एक वस्तु की आकार करने की क्षमता की एक रेंज होती है, उससे बाहर वस्तु जाती हैं या उससे एकदम कम हो जाती हैं तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, आपको पता ही होगा। जैसे कि आपको फिक्स वैल्यू है कि आपको 5 की आवश्यकता है कार्य की, अब ये 2 हो जाए उस समय में तो ये भी गड़बड़ है, अब ये 7-8 हो जाए तब भी गड़बड़ है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। व्यास की त्रिज्या जो है जो मानी जाती है उसकी रेंज में होनी चाहिए, अगर उसकी रेंज में है तो चीज़ें अच्छी होती हैं और अच्छे से उसके रिजल्ट निकल के आते हैं। तो यहाँ प्रास की त्रिज्या क्या है, पहले में ये बता रहे हैं कार्यों के प्रकार में, कार्यों की संख्या में 2 है, फिर से यहाँ पर 5 है, फिर से यहाँ पर 10 है, फिर से 20 है, फिर से यहाँ पर 40 है। तो ये क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर हम समझते हैं। देखो पहले पॉइंट से, प्रथम श्रेणी में छोटा मोटा कार्य करता है कोई भी और जनसंख्या का कार्य लघु होता है, ये सबसे निचले स्तर का केंद्र स्थल होता है। सबसे निचले जो सबसे नीचे का होता है, मान लो केंद्र स्थल कई हैं बने हुए हैं, तो सबसे निचला केंद्र स्थल वही होता है। यहाँ पर लघु कार्य होते हैं, छोटा मोटा कार्य होता है, ठीक है। तो ये A+B हो गया, ये मान लो सबसे छोटा मोटा कार्य हो गया, ये एरिया। इसके बाद द्वितीय स्तर अपना कार्य करता है, साथ ही प्रथम अवस्था का भी कार्य करता है। तृतीय अवस्था A+B दोनों का कार्य करता है। फिर से चतुर्थ अवस्था तीनों अवस्थाओं का कार्य करता है। पंचम अवस्था चौथा तीसरा दूसरा एक का भी काम करता है। फिर से छठवां अवस्था पांचवा चौथा तीसरा इस सब का 1 2 का भी काम करता है। तो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो एकदम केंद्र का हब होता है, जैसे मान लो ये केंद्र का हब हुआ, पहला एकदम केंद्र का हब हुआ, इसके इर्द गिर्द ये जनसंख्या बसी हुई है। अब ये मतलब ये छठवां स्तर का मैं बता रहा हूँ, मैं अंदर से बाहर की ओर ले जा रहा हूँ। और ये मान लो आपका दूसरा मतलब पांचवा हो गया, ये आपका तीसरा हो गया मतलब चौथा। अब ये आपका जो हो गया बना दो, ये ले लो आपका तीसरा हो गया। फिर से और बनाओ, फिर से और बड़ा बनाओ, तो ये क्या होगा, ये मान लो आपका छठवां था, फिर से ये आपका पांचवा था, ये चौथा था, ये आपका तीसरा, ये दूसरा और ये एक, है ना। अब यहाँ पर जो जनसंख्या है लघु रूप में लघु कार्य कर रही है,
ये हो गया, ठीक है, ये जनसंख्या मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये अपने क्षेत्र को सेवा देगी, लेकिन ये जो जनसंख्या दूसरी वाली ये जो कार्य कर रही है, ये अपना भी तो कार्य करेगी, इसका भी कार्य करेगी, पहले का भी। जैसे कि वो परास की त्रिज्या 5 है, अब ये दो का परास की त्रिज्या है, तो ये अपना ही काम कर सकती है, दो ही। यहाँ पर देखो कार्यों की संख्या 4 है, लेकिन परास का त्रिज्या 5 है, मतलब इसका रेंज बढ़ गया, तो ये इसका भी कार्य करता है। फिर से तीसरा में आओ, तीसरा में देखो, यहाँ पर ये तीसरा है, तीसरा में आओ, तीसरा क्या करेगा, दूसरा और पहला का भी काम करेगा। चौथा में आओ, चौथा भी क्या करेगा, तीसरा और दूसरा और पहला काम करेगा। पांचवा का, पांचवा चौथा तीसरा और दूसरा एक का काम, छठवां पांचवा चौथा तीसरा दूसरा एक का काम करेगा। तो ये यहाँ पर बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो बाजार होता है, के3 नियम से समझते हैं हम बाजार को, उसमें होता ही यही है कि जो पहला जो छोटा एरिया होता है वो अपना ही कार्य करता है, उसके बाद से जो भी एरिया आते हैं केंद्र, जो जो बड़ा होता जाता है केंद्र और उसका विशाल रूप होता है, तो वो जो मेन केंद्र होता है छठा, वो सबको सप्लाई करता है। ये यहाँ पर के3 बाजार में ये ऐसे कार्य चलता है, ये बताने का प्रयास कौन किया है, क्रिस्टालर महोदय। अब देखो केंद्रीयता, केंद्र स्थल चल रहा है, तो केंद्रीयता की माप भी जान लेते हैं। तो क्या सूत्र है, पुस्तक में जेड बराबर होता है TZ माइनस EZ, पुस्तक बंद, TG आपका हो गया फिर से बटे EG पुस्तक बंद। ये सूत्र याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में। अब यहाँ पर जेड का फुल फॉर्म क्या होता है देख लेते हैं, केंद्रीयता की माप होती है। TZ का केंद्र स्थल पर टेलीफोन की संख्या, और EZ का केंद्र स्थल की जनसंख्या, और TG का सहायक क्षेत्र टेलीफोन की संख्या, और EG का सहायक क्षेत्र की कुल जनसंख्या। अब जो छठा पॉइंट बताया उसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद लेते हैं। तो इसमें कहता है कि हेडिंग में टेलीफोन सेवा से केंद्र स्थल और सहायक क्षेत्र में सेवा के आधार पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो पहला बाजार ग्राम लघु स्तर पर होता है, इसमें 10 से 20 टेलीफोन होता है, पुलिस स्टेशन भी होता है, दंत चिकित्सा होता है, लघु होटल होता है, जनपद बैंक, मरम्मत की दुकानें होती है, ये सब। दूसरा इसमें होता है उच्चतम वर्ग नगरीय केंद्र होता है, और लघु न्यायालय, प्राथमिक विद्यालय, सिनेमा, स्थानीय समाचार, और 20 से 50 टेलीफोन और अन्य सेवा। तीसरा जो होता है काउंटी नगर, बचत कार्यालय, सिनेमा, समाचार पत्र, टेलीफोन, और 50 से 150 जो होता है आपका टेलीफोन होता है। तो जैसे एग्जाम्पल स्वरूप पर आपको समझाता हूँ, मान लो एक एरिया हो गया, ये किसका नगर हो गया, इसके नगर में ये केंद्र है। अब केंद्र से सहायक क्षेत्र में क्या होता है, ये सहायता करता है। तो इस एरिया में क्या आएगा, छोटे से मान लो कोई भी यहाँ पर बाजार ग्राम हो गया, जिसे हम बाजार कहते हैं इस एरिया में। अब यहाँ पर 10 से 20 इस एरिया में टेलीफोन होगा, इसी एरिया में 10 से 20 टेलीफोन होगा, पुलिस स्टेशन एक होगा, फिर से दंत चिकित्सा होगा, बैंक होगा, ये सब हो गया। फिर से उच्चतम वर्ग यहीं पर आ जाएगा। उच्चतम वर्ग थोड़ा भाई किनारे रहेगा, क्योंकि केंद्र से थोड़ा दूर ही उच्चतम वर्ग बैठता है। तो लघु न्यायालय यहाँ पर होगा इस एरिया में। फिर से यहाँ पर प्राथमिक जो है विद्यालय भी होगा, सिनेमा घर भी, स्थानीय समाचार भी, और टेलीफोन भी होगा। अब काउंटी नगर मान लो यहाँ पर बसा हुआ है। अब काउंटी नगर क्या करेगा, यहाँ पर बचत कार्यालय होता है, सिनेमा घर भी होता है, समाचार पत्र भी होता है, टेलीफोन की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है। तो ये कहता है कि जो केंद्रीयता की माप निकाली जाती है उसमें ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं निकालने के लिए, क्योंकि इन तीनों पॉइंट से ही केंद्र पर जनसंख्या और सहायक क्षेत्र में जनसंख्या, और टेलीफोन केंद्र पर और सहायक क्षेत्र में टेलीफोन के बारे में पता चलता है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग जो है टेलीफोन का यूज कर रहे हैं, कितने लोग सिनेमा देख रहे हैं, कितने लोगों की जनसंख्या कुछ नहीं देख रही है। तो इसी से हम क्या निकालते हैं, इसी से हम निकालते हैं केंद्रीयता की माप। इसी में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने आपको ये समझा दिया। और मैं यहाँ पर ऑप्शन भी आपको दिया हूँ रख के कि सहायक क्षेत्र में या केंद्र पर टेलीफोन यूज करने वाले कितने लोग हैं, और जनसंख्या कितनी सहायक क्षेत्र में और केंद्र में। तो देखिए अलग अलग जो इनकी पॉइंट है, ये छठवां पॉइंट था समझाया हूँ। 7वां पॉइंट समझ लेते हैं, पदानुक्रम का निर्धारण। पदानुक्रम के निर्धारण के लिए इन्होंने K3 बताया हूँ, K4 और K7 के बारे में बताया था। ये स्थिर वैल्यू है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग। चलिए ये जो है इसको जान लेते हैं। इसका पहला पॉइंट है क्रिस्टालर के अनुसार केंद्र स्थल है उसके सहायक क्षेत्र 3 वैकल्पिक सिद्धांतों द्वारा नियंत्रित होते हैं, जैसे कि K3, K4, K7। बाजार, यातायात और प्रशासनिक, ये प्रशासकीय भी कहा जाता है। ये वैल्यू क्या होता है, स्थिर होता है, बता चुका हूँ। अब पहला क्या है, बाजार या आपूर्ति सिद्धांत K3 नियम। ये 3 संबंध 1 का अनुपात इसमें होता है, ये आप लोग को याद रखना है। इसमें क्या होता है कि
दो लघु केंद्र स्थल होता है, एक बड़ा केंद्र स्थल होता है। तो जैसे बड़ा केंद्र स्थल क्या करेगा, दोनों लघु केंद्र स्थल को क्या करेगा, सप्लाई करेगा। वही ना आपको बताया हूँ कि परास का रेंज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, मान लो एक छोटा सा ये एक है, ये अपने आप को ही देगा सप्लाई, इसका कार्य भी अपने आप का ही होगा। लेकिन यहाँ पर दूसरा जो आएगा ये एक का भी काम करेगा, तीसरा आएगा वो दो और एक का भी काम करेगा। ये चीज़ आपको बाजार के थ्री नियम से समझाया हूँ अपन निकाल के मैं, कि कैसे परास उसका रेंज बढ़ता जाता है हर एक केंद्र स्थल का। तो यहाँ बोल रहा है कि लघु केंद्र स्थल और बड़ा केंद्र स्थल, बड़ा स्थल केंद्र स्थल जो है सबका कार्य करेगा, है ना। इसीलिए तीन संबंध एक का अनुपात यहाँ पर होता है। अब देखिए बृहत्तम सातवीं पदानुक्रम से निम्नतम प्रथम पदानुक्रम के प्रतिनिधि केंद्र स्थलों की संख्या एक संबंध, दो संबंध, 6, 18, 59, 162 और 486 का अनुपात में है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिए, तो ये पहला कौन है, एक है, ये खुद का क्या करेगा, ये खुद का सेवा देगा खुद ही। फिर से यहाँ सात है ना, देखिए ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया, ये पाँच हो गया, ये छः हो गया, ये सात हो गया। तो क्या कहा, सातवीं बृहत्तम कौन होगा, सातवीं 486 जो है ये बृहत्तम है। अब प्रथम निम्नतम कौन होगा, प्रथम मतलब ये होगा जो मैं आपको अभी बाजार के थ्री वैल्यू से परास का निकाल के बताया हूँ 5वां पॉइंट में हेडिंग में, वही यहाँ पर डिटेल में मैं बता रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये कैसे निकलता है। जैसे वहाँ निकाला था ना आपको, देखिए 6 हो गया सबसे बड़ा, या 7 मान लीजिए। फिर से ये आपका हो गया, ऐसे मैं बना दे रहा हूँ, ये हो गया मान लीजिए 6, ये मान लीजिए 5, ये मान लीजिए 4, ये मान लीजिए 3, ये मान लीजिए 2, ये मान लीजिए 1। तो ये निम्नतम है, क्या है, निम्नतम है। और ये क्या है, सबसे बड़ा है, बृहत्तम है ना। ये जो है ना सबको सप्लाई करेगा, सतवां सबको सप्लाई करेगा। और ये जो पहला ना खुद का करेगा, दूसरा पहला का करेगा, तीसरा दूसरा और पहला का करेगा, चौथा है तीसरा दूसरा एक को करेगा, पांचवा चौथा तीसरा दो एक को करेगा। अब छठवां जो ये पांचवा चौथा तीसरा दो एक को क्या करेगा, सहायता करेगा, मदद करेगा, है ना। यही नहीं इनका जो है अनुपात है, देखिए यही अनुपात है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7, यही ना। दूसरा पॉइंट है प्रथम से सप्तम केंद्र स्थल के सहायक के क्षेत्र में 3 गुना वृद्धि के बाद क्या आता है अनुपात, 1 आता है, 3 आता है, 9 आता है, 27 आता है, 81 आता है, 283 आता है, फिर से 729 आता है। यह जो संख्या याद रखिएगा, संख्या ही डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये क्या बोला है, ये बोला ये है कि जो ये एक संबंध 3 है, तो क्या कह रहा है कि प्रथम से सप्तम की ओर जो बढ़ते हैं ना, तो 3 गुना वृद्धि होता है। क्या होता है, 3 गुना। तो मान लो ये प्रथम था, मैं बताया हूँ, ये 1 हो गया, यहाँ पर नॉर्मल है, ये खुद का सेवा दे रहा है। फिर से 2 पर जो गया ना 3 गुना वृद्धि, फिर से यहाँ पर 3 पर गया ना, फिर से ये 3 गुना वृद्धि, फिर से 4 पर गया 3 गुना, 5 पर गया 3 गुना, फिर से 6 पर गए 3 गुना, 7 पर गए 3 गुना। तो देख लो 3 तिरिका 9, 9 तिरिका 27, 27 तिरिया 81, 81 तिया 243, 43 तिया 729, आप कर लो, आ जाएगा। तो ये है, ज्यों जो बड़ा नगर होता जाएगा उसकी जो देने की क्षमता होगी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो ये हो गया बृहत्तम बाजार नियम में के थ्री वैल्यू का जो भी रूल है वो मैं आपको बताया। अब नेक्स्ट इसमें पॉइंट है बाजार नियम के थ्री वैल्यू में प्रथम श्रेणी से सप्तम श्रेणी की ओर हम जाते हैं, तो जो समान पदानुक्रम वाले केंद्र स्थलों के बीच की दूरी होती है, तो 7, 12, 21, 36, 62, 108 और 186 ये होता है। अब ये क्या होता है, मान लो पहला जो होगा 3 हो गया, है ना, नॉर्मल है। फिर से दूसरा में 3 गुना वृद्धि हुआ, तीसरा में 3 गुना वृद्धि हुआ, चौथा में भी 3 गुना वृद्धि हुआ। तो ये 1.732 के रूप में बढ़ती जाती है, गुणा करोगे तो वही कह रहा है। तो 7 में गुणा करो 1.732 का कितना आएगा, 12 आएगा। फिर से इसमें करो इतना गुणा 1.732 का 21 आएगा। फिर से इसमें करो 1.732 का, तो आपका 36 आएगा। फिर से इसमें करो 1.73 का 65 आएगा। फिर से 65 में करोगे 1.732 का 108 आएगा। फिर से 108 में करोगे 1.732 का 186 आंसर आएगा। तो ये आपका ऐसे गुना बढ़ती जाती है। क्या है, प्रथम श्रेणी से जो हम द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठम, सप्तम की ओर बढ़ते जाते हैं,
वैसे वैसे हमारा 1.732 की हिसाब से डिस्टेंस जो है किसी भी केंद्र स्थल का बढ़ता जाता है। तो मान लो ये पहला केंद्र स्थल था, इसका जो है 7 किमी डिस्टेंस था, तो दूसरा केंद्र स्थल यहाँ आया, इसका हो जाएगा 12। क्यों आएगा? 7 में हम गुणा करेंगे 1.732 का, तो हमारा क्या निकल आएगा? 12। फिर से 12 में गुणा करेंगे 1.732 का, फिर से 21 में, ऐसे करते चले जाएंगे। तो हमको जो है किसी भी केंद्र स्थल से निम्न केंद्र स्थल, प्रथम केंद्र स्थल से सप्तम केंद्र स्थल तक, मतलब 7वां केंद्र स्थल तक हमको डिस्टेंस पता चल जाएगा कि कौन सा केंद्र स्थल कितना दूरी पर बसा हुआ। तो ये वैल्यू भी याद रखना, वैल्यू डायरेक्ट दे देता है एग्जाम में, मैं बस आपको लगा के बता दिया हूँ कि ये होता कैसे। इतना डिटेल बता रहा हूँ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दो, बहुत मेहनत किया हूँ, आपको इतना आसानी से भी समझा रहा हूँ। ये बहुत टफ है, लोग समझाते नहीं है, बस इसको वैल्यू को दे के चले जाते हैं कि याद कर लेना। अब सेम ऐसे ही यातायात में, यातायात सिद्धांत में K4 है, स्थिर वैल्यू ये भी है, 3 + 1 = 4 होता है। छोटा केंद्र स्थल 3 होते हैं और बड़ा केंद्र स्थल 1 होता है। तो ये क्या करेगा? बड़ा केंद्र स्थल इसको सप्लाई करेगा ना, हाँ, तीनों को सप्लाई करेगा। ठीक है, तो चलो सप्तम से प्रथम के क्रम में केंद्र स्थल की संख्या दिया है। अब देखो यहाँ पर, अब दूसरा पॉइंट है एक संबंध 3, फिर से 12, फिर से 48, फिर से 192, फिर से 768, संबंध 3172। अब ये आपको ऊपर ही लगा कर मैं बता दिया हूँ, तो यहाँ पर वही बस आप समझ लो, ऐसे ही ये प्रोसेस काम करता है। अब ये ज़्यादा डिटेल में तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, मैं आपको समझा दिया हूँ एक से। अब ये दूसरा आप अपना अप्लाई कर सकते हो, सेम वैसे ही बनेगा, ये भी आपका बनता जाएगा। तो सप्तम से 7 यहाँ पर आपको केंद्र स्थल ले लिया है, और 7 से हम प्रथम की ओर चले जाएंगे, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा? ये रेंज प्राप्त हो जाएगा इसका। इतने आपके जो है यहाँ पर यातायात के जो है केंद्र स्थल बने हुए हैं। फिर से तीसरा यहाँ पर इनका सिद्धांत में, प्रशासकीय सिद्धांत में K7 6 + 1 होता है। छोटा केंद्र जो होता है 6 होता है, बड़ा केंद्र 1 होता है। तो सप्तम से प्रथम क्रम में तो हम जाएंगे तो एक संबंध 7, फिर से 49, फिर से ऐसे ये बढ़ता जाता है। यहाँ तक संख्या ये याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे उठा के पूछ देता है। अब ये संख्या एक संबंध 7, 49, 393, 2401, फिर से 16,807, फिर से यहाँ पर 11, 76, 49, ये संख्या याद रखिएगा। ये किसकी संख्या है? K7 वैल्यू की संख्या है। ये आपका केंद्रों की वैल्यू है, ये केंद्रों का जो है केंद्र कैसे सप्लाई करते हैं दूसरे केंद्र को। तो इसमें छोटा केंद्र की संख्या कितनी है? 6। बड़े केंद्र की संख्या क्या? 1 है। वही है, बड़ा केंद्र ले लो, फिर से छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा करते जाओ, ये चीज़ है। 7 की बना दोगे और फिर से ये क्या होता है कि वही नियम चलता है कि अपने से छोटे को ये सप्लाई करते हैं ज़्यादा, छोटा जो पहला वाला खुद की सप्लाई खुद करता है और किसी की सहायता नहीं करता। तो प्रशासन भी ऐसे ही कार्य करती है यहाँ पर। जैसे मान लो एक एरिया में, गाँव में एक पुलिस स्टेशन है प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत, तो बस उस गाँव का ही करेगा ना, और उसके अगल बगल का थोड़ी ना करेगा। लेकिन उस क्षेत्र में 3 पुलिस स्टेशन, तो क्षेत्र सबको देखेगा, है ना। तो यहाँ पर हमारा केंद्र स्थल सिद्धांत के साथ स्टालर महोदय का पूरा सिद्धांत खत्म होता है। A to Z जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनके पूरा बता दिया हूँ, और उम्मीद करता हूँ, मैं कोशिश किया हूँ पूरा समझाने को, और आपको समझ में आया होगा। मिलता हूँ आपसे इस नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट के वीडियो में। लास्ट का केंद्र स्थल सिद्धांत, वो भी जर्मनी के थे, ये भी जर्मनी के, और इनका भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा था। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश विश्वकर्मा। अब हम पढ़ेंगे लास्ट का केंद्र स्थल सिद्धांत। हमने क्रिस्टालर का पढ़ लिया है। नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। आप जाके केंद्र स्थल सिद्धांत के साथ साथ नगरीय उत्पत्ति सिद्धांत भी देख सकते हैं। लुईस मम्फोर्ड, पैट्रिक गेडिस, से सबका पढ़ाया हूँ, चाइल्ड का भी पढ़ा दिया हूँ, सारे चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ, तो आप जाकर देख सकते हैं एग्जाम अब भी उसे। तो चलिए लास्ट का केंद्र स्थल सिद्धांत जानते हैं। जर्मन करने वाले लास्ट महोदय थे, और देखा जाए तो क्रिस्टालर के बाद इन्होंने यह सिद्धांत दिया था केंद्र स्थल का। तो क्रिस्टालर का जो सिद्धांत 1933 में आया था, आपको बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप जाकर देख लीजिएगा। इनका सिद्धांत जर्मन भाषा में 1940 में आया था, और इसका अंग्रेजी रूपांतरण 1954 में हुआ था। तो ये संशोधन क्रिस्टालर के सिद्धांत के अनुसार ही किया गया था 1954 में, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये नवीन ढंग से प्रस्तुत किया गया था ये सिद्धांत को। साथ ही 1954 में विलियम बोंगलूम ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था इस सिद्धांत को जर्मन में 1940 में। 1954 में जो
आया था नवीन ढंग से, उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट किसने किया था? तो विलियम बोंग लोम ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है किसी ग्रामों या इसे हम कहते हैं हेमलेट्स, पुरखा ग्राम को लघुत्तम आदिवासी इकाई मानते थे। तो ये आदिवासी इकाई में लघुत्तम किसको मानते थे? तो ये मानते थे कृषि ग्रामों को या हेमलेट्स। हेमलेट्स देता है तो आप लोग याद रखिएगा, लास्ट ही इसको हेमलेट्स को ही लघुत्तम आदिवासी इकाई मानते थे। अब इनकी जो सिद्धांत की विशेषता इसे जान लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। देखो, इन्होंने षष्ठभुजाकार सेवा क्षेत्र के बारे में बात किया था। इन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, स्थानिक मांग शंकु का निर्धारण किया, और साथ ही इन्होंने न्यूनतम दूरी तय करना पड़ेगा सेवा की प्राप्ति के लिए। ये बताया कि कम से कम आपको न्यूनतम दूरी किसी भी सेवा को प्राप्त करने के लिए जाना पड़ेगा। इन्होंने किसमें बताया? षष्ठभुजी सेवा क्षेत्र में। दूसरा इनका जो विशेषता है, जो के मूल्य होता है परिवर्तित होता रहता है, बदलता रहता है, ये आपको ध्यान रखना है लास्ट में। अब वहीं पर क्रिस्टालन में के वैल्यू स्थित है, K3, K4, K7 था, बस वो मैं सिद्धांत में पढ़ा चुका हूँ। और यहाँ पर के वैल्यू क्या होता है? बदलता रहता है। आरपीएससी में पिछला एग्जाम हुआ है आपका 2023-24 में, वो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया था के वैल्यू में कौन सा के वैल्यू आपका लास्ट में नहीं है। तो वहाँ पर 15 संख्या दिया गया था, K15, ये नहीं था आंसर, वो सही था आई थिंक, मुझे जहाँ तक पता है। बाकी ये दिया था K3, K4, K7 ऐसे करके दिया था। तो ये देखिए के मूल्य इनका बदलता है। देखिए K3, K4 और K7 जो है क्रिस्टालर बस बताएं, क्योंकि ये स्थिर है, बस इतना इनका है। लेकिन ये बोलते हैं कि नहीं, जो के वैल्यू है केंद्र का वो बदलता रहता है। K3, K4, K7, K9, K12, K13, K16, K19, K21, ये बढ़ता रहता है। एक केंद्र यहाँ बना, फिर से बना, फिर से बना, फिर से बना, फिर से बना, मतलब बढ़ता ही जाता है, ये बोलते हैं। और अधिक स्पष्ट किसका होता है? के जो होता है K7 का, K13 का, K19 का, ये आप लोग को याद रखना है। K19, K13, K7 अधिक स्पष्ट माना लास्ट ने, इसका जो वैल्यू आता है एकदम सटीक आता है, ज़्यादा अच्छा आता है। बाकी K3, K4 और K9, K12 और साथ ही K16 और K21 को इन्होंने अधिक स्पष्ट नहीं माना था, ये आपको ध्यान रखना है। देख रहे हैं आरपीएससी में कितना डीप क्वेश्चन पूछा था। अगर किसी को याद ना रहा ये पूरा वैल्यू तो क्वेश्चन गलत होगा, तो वैल्यू भी आप लोग याद रखिएगा। फिर से यहाँ पर तीसरा इनका जो है विशेषता, विशिष्टकृत सिद्धांत इनका है। अब ये कहते हैं कि केंद्र स्थल सिद्धांत को विशिष्टकृत माना। इन्होंने कहा था कि केंद्र स्थल सिद्धांत जो है बहुत विशिष्ट होता है। और क्यों विशिष्टकृत माना? क्योंकि देखिए ये बदलता रहता है, के वैल्यू बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट ये बताते हैं, पूर्वा या कृषि जो ग्राम है उसमें जो केंद्रीय ग्रामों की खोज की, जो संपूर्ण क्षेत्र में त्रिभुजाकार होता है। मान लो ये एक पूर्वाग्राम है ना, एक बड़ा सा ये पूर्वाग्राम है, ठीक है। और इसमें केंद्रीय ग्राम ये है, मान लो ये पूर्वाग्राम हो गया, है ना। अब इसे जो है केंद्रीय ग्राम इसे माना, ये केंद्रीय ग्राम हो गया। इसकी खोज की किसने? लास्ट ने, जो संपूर्ण क्षेत्र में त्रिभुजाकार होगा। ये कहते हैं जो पूर्वाग्राम में केंद्रीय जो ग्राम है ना, ये वाला एरिया, ये त्रिभुजाकार होगा। संपूर्ण क्षेत्र में क्या होगा? त्रिभुज के नुमा होगा। क्लियर? तो ये हो गया आपका त्रिभुज नुमा। केंद्रीय ग्रामों की खोज की थी, किसमें? पूर्वाग्राम में ये आता है। और ये सारे क्षेत्र में, ये पूर्वाग्राम का क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र में त्रिभुजाकार होता है। तो ये तीसरा पॉइंट आपको यहाँ पर इसका दोनों बिंदु समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। चौथा पॉइंट इनका लास्ट का, प्रखंडात्मक भिन्नता बताया। हर एक प्रखंड की अलग अलग भिन्नता होती है। इसे बोलते हैं कि बृहत्तम नगर के षष्ठभुजी प्रदेश को 6 समान प्रखंडों में विभक्त किया जा सकता है, जो केंद्र बिंदु से 60 अंश का कोण पर, पुनः 60 अंश के कोण को 2 प्रखंडों में विभाजित किया जा सकता है 30 अंश के कोण पर। अब ये दो प्रखंड है, वो कहते हैं नगराधिक प्रखंड जो होते हैं, ये हो गया जिसे सिटी रिच सेक्टर कहा जाता है। और दूसरा ये प्रखंड होगा नगराल्प प्रखंड, जिसे सिटी पुअर सेक्टर कहा जाता है। एक नगर है, इसको बांटा था ऐसे करके, ये 60 का एंगल लिया, फिर से 30 का, तो ये इसको पहला माना, ये 60 का एंगल है, ये 30 का मान लो। इसको पहला माना नगराधिक, सिटी या रिच, ये अमीर लोग रहते हैं। फिर से यहाँ पर सिटी पुअर सेक्टर, नगराल्प, नगराल्प मतलब पुअर, और इस एरिया को मानते हैं क्या? गरीब लोग रहते हैं, ये सिटी या पुअर सेक्टर इसे कहा जा सकता है। तो ये दूसरा एरिया हो गया। तो ये है 30 अंश के एंगल पर 60 को 2 भागों में बांट दिया था। बस इतना ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। ऐसे ऐसे जो ऊपर बताए वो आपको ध्यान रखना है।
नगरीय भूगोल में अगला हमारा सिद्धांत है कोटि आकार नियम, रैंक साइज रूल के नाम से ये फेमस है, बहुत बार एग्जाम में आता है। और इसे शुरू करने से पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा कि ये आपको टॉपिक कैसा लगा। तो प्रारंभिक अध्ययन कोटि का नियम का फेलिक्स अब्राच या ओबराक महोदय ने 1913 में किया था, ये आपको याद रखना है। और सिंगर 1933 के नगरों के संदर्भ में पेरेटो के नियम का अनुभविक प्रयोग किया था, ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। मतलब ये पॉइंट मुझे मिला, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैंने डाल दिया। अब उसके बाद से जेके जीफ 1949 में यूएसए का रहने वाला रैंक साइज रूल दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब इनका जो सूत्र है ये ध्यान रख लेते हैं। स्थान पर यह सूत्र समझाने का प्रयास किया था, या इसे हम कहते हैं पीपी आपका है बटे डी, ये 1946 ये आपको सूत्र दिया गया था, पीपी बटे डी 1946 में, ये आपको याद रखना है। राजस्थान पे इस सूत्र का प्रयोग किया था या समझाने का प्रयास किया था। तो जेके जीफ ने नियम का प्रतिपादन जो किया था मानव व्यवहार का सामान्य सिद्धांत के रूप में किया, जैसे कि मानव का जो व्यवहार होता है, जैसे जैसे वो किसी चीज़ को करता है उसी के आधार पर इन्होंने अपना नियम का प्रतिपादन किया था। अगला पॉइंट, मार्क जेफरसन 1939 में प्रधान नगर नियम लॉ ऑफ प्राइमेट सिटी दिया था, ये आपको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं एड डाउन कर दिया हूँ, ये इंपॉर्टेंट था, ये पूछता भी है। साथ ही इन्होंने 1940 में यूएसए के 100 बृहत्तम महानगरीय जनपदों के अध्ययन के बाद बताया कि बेस्ट फिटिंग इक्वेशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर बराबर P-1, यहाँ पर 1 करोड़ भारत के नगरीय वितरण प्रतिरूप कोटि आकार नियम असंत मतलब आंशिक रूप से अर्थात कुछ जगह पर ही लागू हो सकता है, ये वार्षिक वृद्धि में भिन्नता का कारण होता है। रैंक साइज रूल का जो है नियम की व्याख्या जान लेते हैं। इसमें पहला जो पॉइंट कहता है किसी प्रदेश या नगर की जनसंख्या को आरोही क्रम में रखने पर बढ़ते से घटते क्रम में जनसंख्या नगर की प्राप्त होगी। मान लो ये नगर है और इसकी जनसंख्या हम रखते हैं एक आरोही क्रम में, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पर, फिर से यहाँ पर, फिर से यहाँ पर, फिर से यहाँ पर, ये अवरोही क्रम में मतलब बढ़ते से घटते क्रम में जनसंख्या हमको प्राप्त होती है। ये जेके जीफ महोदय अपने सिद्धांत में बताते हैं। फिर से ये बताते हैं कि किसी अगर नगर की जनसंख्या हमको पता नहीं है तो क्या सूत्र लागू होता है, ये जान लेते हैं। यहाँ पर ये बोलते हैं कि Pn बराबर P1/n होता है, इनका सूत्र है। Pn बराबर 90 कोटि नगर की प्रत्याशित मतलब संभावित, प्रत्याशित मतलब क्या होता है, संभावित जनसंख्या होती है। फिर से यहाँ पर P1 बराबर क्या था, प्रथम के बृहत्तम नगर की वास्तविक जनसंख्या, मतलब जो कोई भी नगर है उसकी बृहत्तम जो जनसंख्या उसको लिया जाता है इसमें। n क्या होता है, कोटि का मान होता है, तो ये संभावित है, मतलब हमको जनसंख्या पता ही नहीं है किसी नगर का, वहाँ पर यह सूत्र लागू होता है, ये आपको याद रखना है। फिर से यहाँ पर बोलता है यदि किसी नगर की जनसंख्या पता है तो क्या सूत्र लगेगा, तो बोलता है P1 बराबर Pn/Rn सूत्र लगता है। ये रैंक साइज रूल में जेके जीफ महोदय बताते हैं। अब यहाँ पर बोलता है कि P1 बृहत्तम नगर की प्रत्याशित जनसंख्या, फिर से Pn दी हुई कोटि वाले नगर की जनसंख्या, फिर से Rn कोटि का व्युत्क्रम। तो प्रथम नगर की जनसंख्या जैसे कि यहाँ ले लो आपका, फिर से बोल रहा है कि द्वितीय कोटि की जनसंख्या, द्वितीय कोटि की जनसंख्या हमको प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, तो इस प्रथम कोटि की जनसंख्या में हमको क्या करना होगा, 2 से भाग देना होगा। हमने क्या किया कि इसमें प्रथम कोटि की जनसंख्या में 2 से भाग दिया तो हमको ये द्वितीय कोटि की जनसंख्या प्राप्त हो गई। ऐसे ही हम अन्य नगरों का ऐसे कम होता जाएगा, मतलब अन्य नगरों में भी हम पता करना चाहते हैं तो पता हो जाएगा। जैसे चलो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो प्रथम नगर की जनसंख्या 60,000 है, ठीक है ना, 60,000 यहाँ पर, तो 60,000 हो गई प्रथम कोटि की जनसंख्या। अभी मुझे द्वितीय कोटि की जनसंख्या जानना है किसी भी केंद्र का, तो हम क्या करेंगे, या किसी भी नगर का, तो हम क्या करेंगे वहाँ पर 2 से भाग दे देंगे, ठीक है, तो हमको 30,000 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन दे देता है इसी के आधार पर, क्योंकि बताइए कि क्या अगर जनसंख्या यहाँ पर 60,000 है तो चौथी शहर की जनसंख्या क्या होगी, तो 4 से भाग दे दो, आ जाएगा आंसर आपका। अब कोटि आकार नियम का व्यवहारिक परीक्षण जान लेते हैं। व्यवहारिक परीक्षण में बेरी और गैरिसन ने 1958 में एक लेख में नगरों के आकारों की व्याख्या करने के लिए, रास्वेस्की ने 1947 में और साइमन ने 1955 में इस योजना पर प्रकाश डाला था। आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, व्यवहारिक जो अध्ययन किया गया था। फिर से साइमन ने 1955 ने इसका पर्यवेक्षित से सरप्राइज व्याख्या करने का भी प्रयास किया था। स्टुअर्ट ने 1958 में संसार के 12 देशों का चयन किया तथा यादृच्छिक वितरण व्यक्त किया। यादृच्छिक मतलब चित्राया हुआ जो होता है, ठीक है। ऐसे कोई नगर है इसका इन्होंने
व्याख्या की किसने, स्टुअर्ट ने। तो ये आपको याद रखना है। ये देखिए इतना डिटेल में ले जा रहा हूँ। 12 देशों की व्याख्या की थी। फिर से अगला पॉइंट है, जीप के कोटिकार नियम को शिक्षात्मक अध्ययन व व्यवहारिक प्रयोग के संदर्भ में मैडन, एलन, इजार्ड 1956, बेरी 1961-64 आदि ने भी जो है व्यवहारिक और शिक्षात्मक अध्ययन करने का प्रयास किया, प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट, 1961 में 38 देशों का नगरीय आकार अध्ययन बेरी ने किया, जो 3 प्रतिरूप में आते हैं। तो 38 देशों का अध्ययन किसने किया, बेरी ने, और ये 3 प्रतिरूप में है। पहला क्या है देख लेते हैं, लघु गणकीय प्रतिरूप बड़े आकार के नगरों पर किया था। दूसरा है प्रमुख प्रतिरूप जो कोटि आकार नियम के विपरीत पाया जाता है। और तीसरा है मध्यवर्ती प्रतिरूप जो दोनों दशाओं के मध्य में पाया जाता है। तो ये आपको याद हो गया होगा। अगला, बेरी ने नगरीय आकार वितरणों जिसे सिटी साइड डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में एक सरल आरेखी मॉडल, सिंपल ग्राफिक मॉडल का भी प्रतिपादन किया 1961 में। ये आपको याद रखना। फिर से अगला है, बेरी और ग्रेसन 1958 के अनुसार क्रिस्टालर का कार्य जिप की तुलना में व्यापक था, ये बताया था। तो जो भी क्रिस्टालर का काम किया गया था जिप से अच्छा था, व्यापक मतलब बड़ा था, ये बोलते थे कौन, बेरी और गैरिसन। अगला यहाँ पर हेडिंग है, कोटि का नियम और केंद्र स्थल सिद्धांत की तुलना किया गया है। असमानता समानता बताता हूँ। क्रिस्टालर ने केंद्र स्थल सिद्धांत के अंतर्गत जनसंख्या के कार्यों की व्याख्या की थी, जबकि जिप ने नगरीय अधिवासियों की कोटि और आकार के मध्य संबंधों का खोज किया था। ये आपको याद रखना है। समानताएं देखते हैं, दोनों के व्यवहार के नियम और प्रारंभिक मान्यताएं लगभग समान है। दोनों में ही जनसंख्या वृद्धि के साथ नगरों की संख्या में ह्रास की प्रवृत्ति पाई जाती है, अर्थात बड़े नगरों की संख्या कम और लघु नगरों की संख्या अधिक पाई जाती है दोनों में, मतलब जिप में भी और क्रिस्टालर में भी। तो यहाँ पर आपका जो है जेके जिप का सिद्धांत समाप्त होता है। नगरों की उत्पत्ति के सिद्धांत में हम पढ़ेंगे अब नगर की आंतरिक संरचना। इसमें 3 सिद्धांत हैं, केंद्रीय वलय सिद्धांत, खंडकालीन सिद्धांत और बहुनाभिकीय सिद्धांत। इसके बाद से हमारा नगर का जो है भूगोल का सिद्धांत समाप्त हो जाएगा। हम अगले जो भी आते हैं जैसे कि औद्योगिक भूगोल उसका, चाहे कृषि भूगोल का सिद्धांत, उसको पढ़ेंगे। तो नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इतना डिटेल में फ्री में कोई नहीं बता रहा है। मैं पॉपुलेशन का पूरा मॉडल, जनसंख्या वृद्धि का और फिर से आपका प्रवास का बता चुका हूँ। नगर का ख़त्म कर रहा हूँ और इसका भी मिल जाएगा। 10 यूनिट का जितने सिद्धांत मैं पढ़ा दूंगा पूरा फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 भी रुपया नहीं ले रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आते अपने टॉपिक पे। तो सेकेंडरी वलय सिद्धांत जो है 1923, 1925, 1927 बर्गेस द्वारा यूएसए के, होमरवेट 1939 में खंडकालीन सिद्धांत, बहुनाभिकीय सिद्धांत 1945 में हैरिस और उलमैन ने दिया था। देखो ये सीक्वेंस ही दिया था और क्रिस्टालर का एक दे दिया था बस। और ये दिसंबर 2024 में पूछा गया है ये वाला। अब मैं इस पेपर को दिया था, मेरा 69 क्वेश्चन ज्योग्राफी में सही हुआ था। ठीक है, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया, नहीं तो कम से कम 80 क्वेश्चन सही होना चाहिए। 80 अगर हो गया तो मेरा जेआरएफ हो गया होता। तो होता है, सबसे मिस्टेक होता है। अब की बारी नहीं तो अगली बारी जरूर होगा। तो चलिए सेकेंडरी वलय सिद्धांत को पहले जानते हैं। तो सेकेंडरी वलय सिद्धांत 1923 1925 में बाई एच.डी. मौर्य के बुक में पढ़ेंगे तो मिलेगा, और 1927 में बाई बंसल में मिलेगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, कोई भी देता है आप आंसर लगाइएगा। फिर से द ग्रोथ ऑफ द सिटी 1925 में ये बुक आई थी। ठीक है, तो एच.डी. मौर्य में भी ये लिखा गया है। और देखिए अगर कोई नहीं देता 1923 है तो 1923 सही होगा। मैं बोल रहा हूँ 25 और 25 सही होगा, 27 और 27 सही होगा। एक ही देता है इसमें से और कोई नहीं देता है। और साथ ही इनका अर्बन एरियाज बुक 1929 में आई थी, ये आपको याद रखना है। इनका आधार जो था, ये जो दिए थे सिद्धांत नगरों की संरचना का, ये शिकागो नगर पर दिए थे। आधारित किस पर है ये देख लेते हैं। वानथ्यूनन के कृषि और स्थिति सिद्धांत पर ये आधारित होता है, मतलब प्रतीत होता है ऐसा, इसी पर आधारित इनका सिद्धांत है। बस अंतर इतना है कि वानथ्यूनन नगर से बाहर के लिए बताया, जबकि बर्गेस ने नगर के अंदर के लिए बताया है कि नगर के अंदर कैसे विकास हुआ है किसी चीज़ का। वानथ्यूनन ने बोला है नगर से बाहर कृषि का विकास कैसे हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, नगर केंद्र से बाहर की ओर क्रमशः 5 कार्यात्मक पेटियों में विभाजित होती है। ये बर्गेस महोदय बताते हैं। नगरों का जो विकास होता है केंद्र से बाहर की ओर 5 भागों में होता है। पहला केंद्रीय व्यापार पेटी सीबीडी होता है। फिर से संक्रमण पेटी जोन ऑफ ट्रांजिशन। फिर से तीसरा स्वतंत्र श्रमिकों का आवास क्षेत्र जिसे जोन ऑफ इंडिपेंडेंट वर्किंग मेंस होम कहा जाता है। पांचवा और चौथा जो है, चौथा बेहतर आवासीय क्षेत्र जोन ऑफ बेटर रेसिडेंस। और पांचवा है
अभिगंता क्षेत्र, जिसे कम्प्यूटर्स जोन कहा जाता है। बहुत लोग इसे कंप्यूटर पढ़ते हैं तो ये भूल जाइए, कंप्यूटर जोन होता है जिसे अभिगंता क्षेत्र कहा जाता है। तो पहला सीबीडी को जानते हैं, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है। देखिए यहाँ पर फिगर जो है पीडीएफ में अब कन्वर्ट हो गया, मुझे याद है, इसको बताता हूँ। देखिए नगर के मध्य में व्यापार और सामाजिक नगरीय जीवन यातायात का केंद्र होता है। ये जो एरिया होता है नगर का मध्य, सीबीडी जो होता है, जो ये वाला एरिया होता है, और ये दो भागों में बांटा जाता है। इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। अब ये दो भाग जो है यहाँ पर लिखा है, जिसे हम डाउन टाउन या फुटकर व्यापार क्षेत्र कहते हैं, और दूसरा है थोक व्यापार क्षेत्र, होलसेल जो क्षेत्र होता है। अब इसको मैं बता देता हूँ आपको, मुझे याद है। अब पहले में क्या था, डाउन टाउन जिसे हम फुटकर व्यापार क्षेत्र या डाउन टाउन रिटेल डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है इसको। इसमें क्या क्या आता है मैं लिख दे रहा हूँ। इसमें आता है हृदय स्थल कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है, ये हार्टलैंड कहा जाता है, हृदय स्थल है ना, ये हृदय स्थल है। और फिर से इसमें क्या क्या होती है जान लेते हैं। हृदय स्थल में पहले में इसमें होता है स्टोर्स, होता है दुकानें होती हैं, ठीक है, स्टोर्स हो गया, दुकानें हो गई। फिर से और क्या आता है इसमें, इसमें आता है आपका बैंक, क्लब, थिएटर, बैंक हो जाएगा, क्लब हो जाएगा, ठीक है, फिर से थिएटर हो जाएगा, इसमें आएगा, फिर से इसमें आएगा होटल आएगा इसमें, ठीक है। देखिए थोड़ा साफ नहीं दिखा रहा है, मैं बोल दे रहा हूँ, सुनाई भी दे रहा होगा आप लोग को साफ साफ। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक कार्यालय आएगा, मतलब जो आर्थिक कार्यालय है, राजनीतिक कार्यालय है, ठीक है, और फिर से आपका राजनीतिक हो गया, फिर से आपका होगा सामाजिक कार्यालय। इस एरिया में आता है, डाउन टाउन फुटकर व्यापार क्षेत्र में आता है। ये हो गया आपका सीबीडी में पहला क्षेत्र, इसको आपने समझ लिया। अब दूसरे क्षेत्र को मैं बता देता हूँ, मुझे याद है तो ये भी आपको जानना जरूरी है। तो दूसरा क्षेत्र आता है जो सीबीडी में है, इसको हम कहते हैं थोक व्यापार क्षेत्र। अब ये थोक व्यापार क्षेत्र को इंग्लिश में होलसेल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। ये फुटकर व्यापार क्षेत्र में चारों ओर जो होता है थोक व्यापार क्षेत्र स्थित होता है। तो जैसे कि इस फिगर में समझाता हूँ, ये आपको छोटा सा फिगर बना के, मान लो ये हो गया पहला, इसे हम कहते हैं क्या, डाउन टाउन फुटकर व्यापार क्षेत्र। अब इसके चारों ओर जो निर्धारित है, इसे हम कहेंगे थोक व्यापार होलसेल क्षेत्र, इसके चारों ओर होता है। और ये जो होता है बड़े स्टोर, मीडिया और थोक व्यापार का प्रधानता होता है। बड़े बड़े यहाँ पर दुकानें होंगी इस एरिया में, इस एरिया में, इस एरिया में, और मंडियाँ होती हैं, सॉरी यहाँ पर मीडिया नहीं, मंडियाँ हैं, और साथ ही यहाँ पर इनका प्रधानता होता है। तो मंडियाँ और बड़े बड़े क्या होता है, यहाँ पर स्टोर होते हैं, बड़े बड़े दुकानें होती हैं यहाँ पर, बहुत बड़ी बड़ी। तो पहला जो क्षेत्र था डाउन टाउन, उसका विशेषता बताया हूँ, बैंक आ जाएंगे सारी चीज़ें, और उसको घेरे कौन रहता है, आपका थोक व्यापार क्षेत्र। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सीबीडी को दो भागों में बांटे थे, वो क्लियर करा दिए। दूसरा पॉइंट है संक्रमण क्षेत्र, जोन इन ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है, केंद्रीय व्यापार क्षेत्र में जो होते हैं, जो भी रहने वाले लोग होते हैं, उनकी जो स्थिति बहुत खराब होती है, पहला पॉइंट कहता है, क्योंकि इसी एरिया से निकल के सीबीडी में लोग जाके कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसे अवनति या अपकर्ष आवासीय क्षेत्र कहा जाता है, झुकाव क्षेत्र कहा जाता है, किसकी ओर, सीबीडी की ओर ये झुका रहता है, यहाँ के लोग जो होते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें होता है संक्रमण क्षेत्र में आवासीय भवन, हल्के उद्योग धंधे, कहीं कहीं मलिन बस्तियां, स्लम जिसे कहा जाता है, निर्धनता, बीमारी, अपराध, पतन, यह नगर का सर्वाधिक प्रदूषित क्षेत्र होता है। और ये जो संक्रमण क्षेत्र होता है, इसी में से लोग जाकर सीबीडी में काम करते हैं, कहाँ पर, हब में, जो सीबीडी के दो भागों में आपको बताया हूँ बांट के। तो इसका पॉइंट संक्रमण क्षेत्र का दो इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा पॉइंट होता है इसमें स्वतंत्र कर्मियों का आवास क्षेत्र, जोन ऑफ इंडिपेंडेंट्स वर्किंग मेंस हाउस जो होता है। अब ये भी जाके सीबीडी में ही काम करते हैं लोग, और इनमें संक्रमण क्षेत्र से स्थानांतरित होकर आए लोग इसमें निवास करते हैं। वही चीज़ है कि जो लोग संक्रमण क्षेत्र में नहीं, मतलब जो सीबीडी में काम कर रहे हैं, उसमें से जो बच गए हैं संक्रमण में नहीं जा पाए, मतलब ये पहला क्षेत्र हो गया। अब इसमें से जो निकल के आ गए संक्रमण में, वैसे दूसरा क्षेत्र हो गया। तीसरे में जो आ गए हैं वहाँ से बचे, उसे हम कहते हैं स्थानांतरित, या वहाँ से माइग्रेशन करके आपके आ गए कहाँ पर, यहाँ पर स्वतंत्र कर्मियों का आवास क्षेत्र, जो तीसरा क्षेत्र होता है, थोड़ा बेहतर होता है। ठीक है, तो बस ये आपका तीसरा हो गया। चौथा है इसे सिद्धांत में बेहतर आवासीय क्षेत्र, लेक ऑफ बेटर रेसिडेंस, मतलब
ये बहुत अच्छा रहने योग्य एरिया है। इसमें पहला पॉइंट आता है ऊंचे एवं मध्यम वर्ग के लोग यहाँ के आवासी होते हैं, यहाँ पर भवन में रहते हैं। फिर से यहाँ पर छोटे व्यापारी अधिकारी कार्यालय सहायकों विक्रेताएं होते हैं। फिर से आवासीय भवन एक परिवार लिए होता है, मतलब यहाँ जो बेहतर आवासीय क्षेत्र है इसमें एक परिवार के लोग ज़्यादातर रहते हैं, मतलब हम दो पति पत्नी, हमारे एक बच्चे या दो बच्चे हो गए, एकल परिवार, बहु परिवार यहाँ पर नहीं रहता है। बेहतर आवासीय क्षेत्र होता है। सरकारी कर्मचारी होते हैं यहाँ पर, कार्यालय के अधिकारी होते हैं यहाँ पर, जो सीबीडी में स्लम क्षेत्र में जाके दिन में काम करते हैं, रात में यहाँ पर आकर रहते हैं। पांचवा अभिज्ञता क्षेत्र या कंप्यूटर जोन होता है। ये कंप्यूटर मत पढ़िएगा, कंप्यूटर जोन है। और ये क्या होता है, इसमें कहीं कहीं उच्च श्रेणी के आवासीय भवन, मतलब बहुत बेहतरीन अवस्था का भवन देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट, लोग यहाँ से प्रतिदिन कार्य करने हेतु नगर को जाते हैं, पुनः अपने विश्राम हेतु घर लौट आते हैं। मतलब इसमें ये सोच लो कि उद्योगपति रहते हैं, एक कंपनी का मकान मालिक हो सकता है, ठीक है, इसमें रहता है। तो ये हो गया आपका। यहाँ पर एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट कि डेवी ने इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचना की थी। ये आपको याद रखना है, किसके? बर्गेस के संकंदरी बले सिद्धांत को। क्लियर? यहाँ पर बर्गेस का सिद्धांत खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब, चैनल को लाइक कीजिए जरूर। नेक्स्ट हमारा नगरीय भूगोल में सिद्धांत है खंडकालीन या त्रिज्या खंड सिद्धांत कहा जाता है, इंग्लिश में द सेक्टर्स थ्योरी कहा जाता है। 1939 में सिद्धांत आया था। संशोधन इसका हुआ था 1964 में। होमर हाइट महोदय जो भू अर्थशास्त्री थे, दिए थे, यूएसए के थे। ये सिद्धांत अनुभविक आधार पर आधारित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो होमर हाइट ने 142 अमेरिकी नगरों का अध्ययन करके इस सिद्धांत को दिया था, यह भी आपको याद रखना है। इनका दूसरा पॉइंट, आवासीय भूमि नगर केंद्र से बाहर की ओर जाने वाले परिवहन मार्गों के सहारे वृत्त खंडों के रूप में पाया जाता है। देखिए यही पॉइंट एग्जाम में पूछा गया था। जो भी भूमि नगर केंद्र से बाहर की ओर जा रहे हैं वो परिवहन मार्ग के किनारे बसे हुए हैं। अगला पॉइंट है त्रिज्य खंड वृत्त खंड सिद्धांत से संबंधित प्रारंभिक चर्चा हर्ड ने अपनी पुस्तक में की थी। प्रिंसिपल ऑफ सिटी लैंड वैल्यूज के प्रथम प्रकाशन 1903 में किया था। इसी में हर्ड ने इस त्रिज्या खंड सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। तो आपको ये याद रखना है कि कार्य प्रगति प्रशासन नामक संस्था ने एक डाटा तैयार किया था नगरों की ब्लॉकों की, जो व्यक्तिगत आधार पर था। उसी का यूज किसने किया था? होयट महोदय, होमर हाइट महोदय ने किया था। ये डाटा जो 1934 में 64 यूएसए नगरों पर आया था। नेक्स्ट पॉइंट है न्यूयॉर्क, डिट्रॉइट, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया जैसे नगरों का सर्वेक्षण किया था। और साथ ही इन्होंने बताया कि जो किराया है विभिन्न आवासियों की श्रृंखला को प्रदर्शित करता है। होमर हाइट महोदय ने हर्ट के सिद्धांत में परिमार्जन किया तथा नगर की आकृति स्टार शेप हो जाती है, इसके बारे में बताया था। इन्होंने ही हर्ट के सिद्धांत में क्या किया था? परिमार्जन कर दिया था होयट महोदय ने। अगला पॉइंट है समान प्रकार के भूमि का उपयोग किया था होयट महोदय ने। अगला पॉइंट है संपूर्ण नगर को वृत्त के रूप में माना। अगला पॉइंट, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र में त्रिज्याखंडों के रूप में पाया जाता है। जो भी विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र है वो त्रिज्याखंड के रूप में होंगे। और नगर से बाहर की ओर यही चीज अरीय या रेडियल रूप में पाए जाते हैं। जो भी कार्यात्मक क्षेत्र अगर नगर से बाहर जाते हो तो किस रूप में पाए जाएंगे? रेडियल रूप में पाए जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है नगर के पूर्वी क्षेत्र में उच्च किराए वाला आवासीय क्षेत्र स्थित है तो उसका विस्तार सदैव नगर के पूर्वी खंड में होगा। ये लाइन उठा के ऐसे एग्जाम में पूछ देता है, तो ये आपको बस बताना था, आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। फिर से यहाँ पर निम्न आवासीय दक्षिण में है तो विस्तार सिर्फ दक्षिण में होगा। अगर निम्न आवासीय दक्षिण में है तो विस्तार भी क्या होगा? दक्षिण में ही होगा, आपको ये ध्यान रखना है। तो इन्होंने 5 खंडों में बांटा था होमर हाइट महोदय ने। तो देखिए इन्होंने स्टार शेप तो बोला था, ये सारे स्टार शेप का रूप दिख ही रहा है, ये स्टार शेप का रूप दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल इसको वृत्त के रूप में इन्होंने माना था, ये आपको ध्यान रखना है। तो होमर हाइट ने नगरों को 5 खंडों में भी बांटा है, इसे जान लेते हैं। तो सिंपल सा यहाँ पर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट सीबीडी जिसे कहा जाता है। फिर से इन्होंने बोला फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज एरिया, फिर से वर्किंग क्लास हाउसिंग, फिर से मिडिल क्लास और हाई क्लास। मतलब ये निम्न वर्किंग है, ये मध्यम, ये उच्च वर्गीय है। तो बस इस नाम से आप लोग याद रखिएगा। नीचे भी मैं आपको यहाँ पर हिंदी में बता देता हूँ। केंद्रीय व्यापार क्षेत्र पहला हो गया, जो छोटे छोटे यहाँ पर होते हैं। फिर से थोक व्यापार हल्के उद्योग क्षेत्र, फिर से निम्न आवासीय क्षेत्र जो सीबीडी में काम करते हैं, फिर से मध्यम आवासीय क्षेत्र जो थोक और सीबीडी में दोनों काम करते हैं, फिर से उच्च आवासीय क्षेत्र। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि चौथा मध्यम वर्गीय आवासीय क्षेत्र है
वो सीबीडी से नहीं जुड़ा हुआ। अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी पूछता है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर चौथा जो है मिडिल क्लास है हाउसिंग, ये जो एरिया है देखिए ये बटा हुआ ना, ये तीसरा हो गया आपका ब्लू, ये चौथा हुआ, ये जो है पहला से नहीं जुड़ा हुआ। पहला ये हो गया, दूसरा आपका जो है फैक्ट्री ये हो गया ये वाला, और तीसरा ये सब हो गया, और पांचवा ये हो गया उच्च वर्गीय। तो चौथा जो है केंद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, देख लीजिए आप लोग, ये चौथा जो है केंद्र से नहीं जुड़ा हुआ, साफ साफ दिख रहा है। तो ये आप लोग को याद रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। पांचवा पॉइंट जो है यहाँ पर उच्च वर्गीय आवासीय क्षेत्र जो होता है, तीव्रगामी परिवहन मार्ग होते हैं, उच्च भूमि खुले देहाती क्षेत्र होते हैं, समुदाय के नेता का मुखिया का आवास होता है, व्यापारिक केंद्रों की ओर ये होता है, मतलब यहाँ से लोग निकल के केंद्र की ओर जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर हमारा जो है उमरहाइट का मॉडल समाप्त होता है। नगरीय भूगोल में हमारा जो सिद्धांत है बहुनाभिकीय सिद्धांत, मल्टीपल न्यूक्लियर थ्योरी, यहाँ क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये हैरी सुलेमान हैं, यूएसए के रहने वाले हैं, 1945 में सिद्धांत दिया था। अर्थात कहें तो सेकेंडरी वलय सिद्धांत और तिर्यकखंड सिद्धांत को मिलाकर इस सिद्धांत को बहुनाभिकीय सिद्धांत को दिया गया था। और अगला पॉइंट इसमें, नगरों में भूमि प्रतिरूप अलग अलग केंद्रों या नाभिकों के चातुर्थिक निर्मित होते हैं, ये आपको याद रखना है। नाभिक से जो चातुर्थिक विकसित क्षेत्रों के प्रकार उसे जान लेते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है जो बहुनाभिकीय सिद्धांत के टर्म है। देखो पहला जो आता है आपका सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, जिसे सीबीडी कहा जाता है, ये आपका हो गया। दूसरा जो आता है होलसेल, आपका लाइट मैन्युफैक्चरिंग एरिया, होलसेल में यहाँ पर मार्केटिंग की जाती है। फिर से तीसरा लो क्लास आ गया आपका, और चौथा जो हो गया मिडिल क्लास आपका हो गया, और पांचवा जो हो गया आपका ये हाई क्लास रेसिडेंशियल एरिया, छठवां होगा हैवी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर हो गया, ये पांचवा हो गया, और सातवां आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये वाला एरिया। तो सातवां जो ये पॉइंट है आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये जो आता है 4 और 5 के बीच में आता है, पूछता भी है इसके बीच में जो है नगरों की आंतरिक संरचना का जो 7 पॉइंट बहुनाभिकीय सिद्धांत में आता है। तो 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 कौन है, मिडिल क्लास रेसिडेंशियल और हाई क्लास रेसिडेंशियल के बीच में कौन आता है, आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। लोग हैवी मैन्युफैक्चरिंग ये कंफ्यूज हो जाते हैं, मार देते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। आउटलेइंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो होता है यहाँ पर आता है 4 और 5 के बीच में। फिर से 8वां जो है आपका ये बाहर हो गया रेसिडेंशियल सब, अब फिर से आपका यहाँ पर इंडस्ट्रियल हो गया, तो ये आपका 9वां यहाँ पर हो गया। अब चलिए इसको एक एक समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो सीबीडी केंद्रीय व्यापार क्षेत्र हो गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट बोल रहा है कि जो परिवहन सुविधा के केंद्र पे स्थित होते हैं, ये झीलों तालाबों के तट पर स्थित होते हैं, और ये होते हैं बड़े बड़े जो नगर होते हैं, जैसे शिकागो हो गया, सेंट लुई हो गया, ये सब झीलों के किनारे स्थित हैं, और यहाँ पर परिवहन सुविधा बहुत अच्छा है। फिर से यहाँ पर पॉइंट कहता है अधिकतम यहाँ पर मूल्य वाली भूमि का केंद्र होता है, बहुत ज़्यादा महंगी भूमि होती है, क्योंकि सीबीडी है, जाहिर सी बात है सबसे महंगी भूमि मिलेगी। फिर से यहाँ पर बोलता है अगला पॉइंट, भीड़ के कारण पैदल चलना बहुत मुश्किल होता है, फुटकर दुकानें, वित्तीय संस्थाएं साथ साथ होते हैं, यहाँ पर एकदम डेंस होता है दुकानें, और यहाँ पैदल भी चलना एकदम कठिनायक है, कठिन है। सेकेंड यहाँ पर पॉइंट आता है बहुनाभिकीय में विक्रय या हल्के निर्माण के क्षेत्र, इसमें पहला पॉइंट आता है बाह्य नगरी एक्स्ट्रा सिटी, जिसे कहा जाता है परिवहन सुविधाओं के समीप स्थित होता है, जैसे कि हम पहला बोले हैं, उसके बाद ये पहला हो गया, इसके बाद से दूसरा जो क्षेत्र आएगा वो बाह्य नगरी होता है परिवहन सुविधाओं के समीप, मतलब मान लो परिवहन सुविधा है, इसके समीप ये दूसरा स्थित है। फिर रेल सड़क मार्ग वाले पहुंच क्षेत्र पर स्थापित होता है, ये आपका विक्रय हल्के विनिर्माण, क्योंकि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन की चीज़ें ले जाए जाएंगे, तो वहीं पर इसको स्थित किया जाता है। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है बहुमंजिल भवनों, बाजार, श्रमिकों के निवास की निकटता आदि सुविधाओं से आकर्षित होकर ये हल्के विनिर्माण उद्योग स्थापित करता है। तो बहुत ज़्यादा श्रमिक होते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सीबीडी में काम करते हैं, खुद यहीं काम करते हैं, बाजार होता है, बहुत बड़ी बड़ी मंजिलें होती हैं, इस सुविधाओं से आकर्षित होकर यहाँ पर हल्के हल्के विनिर्माण के उद्योग भी स्थापित हो जाते हैं। फिर से यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट बहुनाभिकीय में तीसरा था निम्न वर्गीय आवासीय क्षेत्र, ये रेल मार्गों कारखानों के समीप होता है, आपको क्लियर याद होना चाहिए। फिर से मध्यम वर्गीय आवास निम्न एवं उच्च के बीच होता है, मतलब ये 3 और 5 के बीच में आएगा ये मध्यम वर्गीय, और 5वां जो है उच्च वर्गीय सीबीडी से नहीं जुड़ता है, और खुला सुप्रभावित एवं उच्च भूमि पर स्थित है। अब चलिए इसको थोड़ा फिगर से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जैसे कि बोला है, देखिए 5वां जो है उच्च वर्गीय सीबीडी से नहीं जुड़ता है, उच्च वर्गीय जो है
हाई क्लास रेसिडेंटियल है, सीबीडी से नहीं जुड़ता। अब देखिए चौथा जो है मिडिल क्लास रेसिडेंटियल, ये यहाँ पर है, और इसके बाद ही देख लीजिए ये तीसरा है। तो तीसरा क्या है कि लो क्लास। तो 3 और 5 के बीच में मिडिल क्लास आता, मतलब निम्न, और यहाँ पर निम्न हो गया, और उच्च के बीच में क्या आता है, मध्य क्लास परिवार आता है। ये आपको याद होना चाहिए, मध्य क्लास के लोग यहाँ पर रहते हैं। फिगर से भी आपको समझा दिया। फिर से यहाँ पर पांचवें में खुली सुप्रभावित एवं उच्च भूमि पर स्थित होता है, मतलब ये बाहर होता है, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया हूँ कि यहाँ पर ऐसे बना था, फिर से यहाँ पर आपका चौथा था, यहाँ पर तीसरा था, ये पहला हो गया, और यहाँ पर यहीं पर चौथे पर जो है 7वां बसा था, अब फिर से ऐसे करके 5वां बसा। तो ये इसके इर्द गिर्द कोई नई चीज बचा, तो यहाँ उच्च भूमि ही होगी। 6वां हो गया भारी औद्योगिक क्षेत्र, सीबीडी से ये नहीं जुड़ता है, कारखानों से होने वाली शोरगुल के कारण यह बहिर्वर्ती भागों में स्थापित होता है, मतलब ये इस एरिया में आएगा। एक बार फिगर देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। आपको शुरू में भी दिखाया हूँ, लेकिन एक बार और दिखाता हूँ। ये 6वां क्षेत्र हो गया। तो 6वां जो क्षेत्र होता है, ये जो होता है क्या, हैवी मैन्युफैक्चरिंग एरिया, बहुत हैवी काम होता है। तो ये यहाँ पर डेंस में नहीं बसेगा, नहीं तो यहाँ पर हैवी काम होगा तो शोरगुल ज़्यादा होगा, वहाँ का जनता को बहुत समस्या होने लगेगी, इसीलिए हाईवे जो काम होता है वो बाहर कर दिया गया है। और ये कौन किया, हैरिस और उल्मैन ने बताया है। और ऐसे ही होता भी है, किसी भी केंद्र में आप देखेंगे बड़े काम, बड़ी फैक्ट्रियाँ नहीं लगी होती, किनारे लगी होती है। देखिए लिखा ना, कारखानों से शोरगुल के कारण बहिर्वर्ती भागों में स्थापित होता है। अगर कारखाने में शोरगुल ज़्यादा होगा, बहुत हैवी मैन्युफैक्चरिंग होगा, उत्पादन होगा, तो उससे जो आवाज़ निकलेगा उसके कारण, जो अगर सीबीडी में इसको स्थापित कर दिया जाए तो यहाँ पर लोगों को समस्या हो जाएगी, चलने की जगह नहीं होती तो बड़ी फैक्ट्रियाँ कैसे लगेंगी, इसीलिए संक्रमण क्षेत्र में भी ये नहीं लग सकता। 7वां है लघु या गौण नाभिक या इसे बाह्य व्यापारिक केंद्र, इसे सीबीडी का सेकेंड भाई कहा जाता है, मतलब एक तरह से देखा जाए 7वां जो सीबीडी का दूसरा रूप है। और ये 4 और 5 के बीच में, जैसे आपको शुरू में बताया हूँ, और ये साथ ही सीबीडी से नहीं जुड़ता है, ये भी आपको बताया हूँ। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट इसमें है केंद्र पार्क, बाह्य व्यापारिक केंद्र, लघु औद्योगिक केंद्र होते हैं। और नेक्स्ट यहाँ पर एक अर्धनगरीय क्षेत्र में स्थित विश्वविद्यालय नाभिक की भूमिका निभा सकता है। यूएसए में शिकागो, हार्वर्ड, कैलिफोर्निया इसके उदाहरण है। मतलब देखा जाए तो जो गौण नाभिक क्षेत्र है, इसमें क्या होता है कि शिकागो जैसे, कैलिफोर्निया जैसे यूनिवर्सिटी जो है, ये एक विश्वविद्यालय की भूमिका निभा के अर्धनगरीय क्षेत्र का विकास कर देती है। यहाँ पर लोग पढ़ने आते हैं, इससे कामकाज शुरू हो जाता है, रिक्शा वाले को स्टूडेंट बैठ जाते हैं, ऑटो वालों को बस चलने लगती है। तो इसीलिए इसे गौण नाभिक क्षेत्र या बाह्य व्यापारिक केंद्र कहा जाता है। सेकंड सीबीडी क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। 8वां पॉइंट उपवन नगर या आवासीय उपवन नगर, या इसे श्यान नगर भी कहा जाता है। ये सीबीडी से ये भी नहीं जुड़ता है। और सेकंड इसमें पॉइंट है, ये केंद्रीय नगर के समीप स्थित होते हैं, जहां नगर में कार्य करने वाले लोग निवास करते हैं। तो 8वां पॉइंट 9वां है अनुवंशी नगर, जिसे सेटेलाइट टाउन कहा जाता है, उपग्रह नगर या औद्योगिक नगर भी इसे कहा जाता है। तो चलो इस 8वां 9वें पॉइंट को देख लेते हैं। देखो ये 8वां पॉइंट हो गया, ये 9वां पॉइंट हो गया। तो देखिए यहाँ पर रेसिडेंटियल हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, ये इंडस्ट्रियल है, ये रेसिडेंटियल है। ये भी जो सीबीडी से नहीं जुड़ता, तो ये आपको याद रखना है कि ये आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होता है, केंद्र से दूर होता है। अगला पॉइंट है 1962 में उल्मैन ने बहुनाभिकीय सिद्धांत की पुनः व्याख्या की थी, आपको ये याद रखना है। यहाँ पर हमारा जो सिद्धांत है बहुनाभिकीय सिद्धांत, ये खत्म होता है। इसी में ऐड कर देते हैं संयुक्त वृद्धि सिद्धांत, किसने दिया, गैरिसन ने। और साथ ही गैरिसन का मत था कि जो बहुनाभिकीय सिद्धांत है, खंडकालीन सिद्धांत है, सकेंद्रीय सिद्धांत है, इन नगरों के विकास में तीनों एक दूसरे से नितांत अलग नहीं होते हैं। मतलब जो भी नगरों के विकास में ये सिद्धांत दिए गए हैं, तीनों लगभग समान ही हैं, एक जैसे ही हैं, अलग नहीं हैं पूर्ण रूप से। ये कौन बताता है, गैरिसन का यह मत है, याद रखिएगा। यहाँ पर हमारा नगरीय भूगोल का सारे सिद्धांत समाप्त होते हैं। नगरीय भूगोल का इसके बाहर कोई सिद्धांत है नहीं, और इससे बाहर पूछा भी नहीं जाता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, राय दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके चैनल को, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।